हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की। तो सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनके जो शेप होते हैं एकदम डिफाइंड होते हैं। इनके शेप को हम बता सकते हैं क्यूबिक है कि टेट्रागोनल है, इनके शेप को एकदम आराम से बता सकते हैं। ओके, बात करते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, जिनके शेप होते हैं एक लंबा सा ऑर्डर बना लेते हैं, एक के बाद एक नया ऑर्डर बनाते जाते हैं। ठीक, लॉन्ग रेंज ऑर्डर बनाते हैं। ठीक, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है, एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पे ही वो पिघलेंगे। ठीक, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक, मेल्ट हो जाएंगे। और क्या होता है शार्प एज ऑन कटिंग, तो आप उसको काटेंगे यहाँ से, ऐसे काटेंगे ऐसे, ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको कट करेंगे तो यहाँ शार्प कटेगा एकदम। ठीक, नाइफ से काटने पे। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जो नेचर होता है कैसा होता है, एनआइसोट्रॉपिक होता है। इनका नेचर कैसा होता है, एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक मतलब होता है कि आप यदि इस डायरेक्शन में चलेंगे तो इसका अलग ऑर्डर मिलेगा, इधर चलेंगे तो अलग ऑर्डर मिलेगा। तो जैसे जैसे आप डायरेक्शन बदलते जाएंगे वैसे वैसे इनका ऑर्डर भी बदलता जाएगा। ठीक, तो हमेशा एक ऐसा अरेंजमेंट इनका होता है कि आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो अलग ऑर्डर मिलने लगेगा, इधर जाएंगे तो अलग ऑर्डर में मिलने लगेगा इनका अरेंजमेंट। ओके, तो इसे ही कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक नेचर। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका शेप हम डिफाइन हम कर सकते हैं। ठीक, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प एज ऑन कटिंग, इनको अच्छे से हम काट सकते हैं, एकदम शार्प कट सकते हैं, कट कर सकते हैं। एनाइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, NaCl, KCl और जिंक सल्फाइड। ओके, एग्जाम्पल याद कर लीजिए, आप जानते ही हैं। ठीक, अब बात करते हैं एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक जो होते हैं इनका शेप इरेगुलर होता है, इनका शेप कुछ भी हो सकता है। ठीक, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक, बात करते हैं ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं, ये कहीं बहुत कम ऑर्डर इनका होता है शेप का। ओके, इनका जब शेप ही इरेगुलर था, कोई अच्छा शेप ऑर्डर बना ही नहीं सकते ये। ठीक, बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ओवर नॉट फिक्स टेम्परेचर। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। जैसे आप प्लास्टिक देखिए तो पहले कम पिघलेगा, फिर और पिघलेगा, फिर बहुत देर तक पिघलता रहेगा। ठीक, इनका मेल्टिंग पॉइंट नॉट फिक्स टेम्परेचर, तो कोई फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होता है। ठीक, अब बात करते हैं इरेगुलर एज ऑन कटिंग। तो इरेगुलर आप इसे काटेंगे तो कुछ इरेगुलर शेप बनेगा, कुछ ऐसा ऐसा बनेगा। ओके, इरेगुलर शेप बनेगा कटिंग करने पे। अब बात करते हैं एनआइसोट्रॉपिक नेचर। ये कैसा होता है, आइसोट्रॉपिक नेचर होता है। ठीक, ऐसा क्यों, क्योंकि क्या इसका जब शेप ही इक्वल नहीं है, जब ये इरेगुलर शेप के ही हैं तो किसी भी ऑर्डर में चलिए सब क्या होगा, इरेगुलर ही शेप होगा। ठीक, तो इसलिए क्या होता है, आइसोट्रॉपिक नेचर के हो जाते हैं। ओके, तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल क्या है, ग्लास हो गया, जैसे शीशा हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया और रबर हो गया, यही सब इसका एग्जाम्पल। ओके, तो ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये है एमॉर्फस सॉलिड। अब देखिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसके शेप डिफाइंड है, इसलिए हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसका शेप डिफाइंड है। तो इसके डिफाइंड शेप के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करना है हमको। ओके, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमको 4 क्लासिफिकेशन होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ओके, तो सबसे पहला हमको पढ़ना है इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। ओके, तो ये मॉलिक्यूल है, इसलिए इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। ठीक, तो मॉलिक्यूल सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत लो होता है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं। एक है नॉन पोलर में जो होता है उसको क्या कहते हैं, लंडर डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो नॉन पोलर में कौन सा होगा फोर्स, लंडर डिस्पर्सन फोर्स, या इसको वांडर वाल फोर्स भी हम कहते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल क्या है, नॉन पोलर आप जानते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, आर्गन हो गया, CCl4 हो गया, H2 हो गया, I2 हो गया, ये सब नॉन पोलर होते हैं, आप जानते ही हैं। अब बात करते हैं पोलर। तो पोलर में क्या क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स होगा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक, इसके एग्जाम्पल है HCl और SO2। एग्जाम्पल आपके NCERT ने दिया, इसे आपको याद करना होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल कौन से हैं, HCl और SO2 है। ठीक, आप बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते हैं। तो ये क्या है, इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, सॉलिड H2O, जैसे आइस हो गया, आइस इसका एग्जाम्पल। ओके, तो हम सॉलिड में पढ़े इसे सॉलिड वाला ही होगा, तो सॉलिड आइस यानी कि सॉलिड H2 यानी आइस की बात हो रही है। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा, सॉलिड आइस में। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। ठीक, बात करते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, लो होता है और बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। बात करते हैं इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3 तरह के होते हैं, एक होता है पोलर नॉन पोलर के बीच लंडर डिस्पर्सन फोर्स, या इसको वांडर वाल फोर्स भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, नॉन पोलर का आर्गन CCl4 H2 और I2 है। ठीक, बात करते हैं पोलर में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, HCl और SO2 है। ठीक है, बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फोर्स होगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है, SO2 वाटर यानी कि आइस है। ओके, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, आयनिक सॉलिड है। ओके, तो आयनिक सॉलिड है तो इसमें क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन होगा। ठीक, आयन पेयर्स हो गए, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक, अब इसके बाद जितने भी आएंगे मेल्टिंग पॉइंट सबका हाई होगा। ठीक, इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। ठीक, इसमें जो ये क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टिंग होता है इन मॉल्टन या एक्वस स्टेट। ओके,
तो इस सॉलिड स्टेट में तो नॉन कंडक्टिंग होता है, बट ये लिक्विड जैसे मोल्टेन स्टेट में गया या एक्वस स्टेट में जाने पे क्या हो जाता है, कंडक्टिंग होने लगता है। ओके, बात करते हैं इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। ओके, इसका एग्जांपल क्या है, NaCl है, Al2CO3 है, ठीक, सॉरी Al2O3 है, और क्या है CaCl2 है, CaF2 है, ठीक, यानी सोडियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सीजियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड। ओके, ये सभी क्या है, आयन से आपको देख के ही पता चल जा रहे हैं, ठीक, ये सब क्या है, आयनिक सॉलिड है। अब बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड के बारे में। तो मेटेलिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, मेटल होंगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका भी क्या होगा, हाई होगा, और ये क्या होंगे, कंडक्टिंग होंगे। तो ये हमेशा कंडक्टिंग है, चाहे एक्वस है चाहे मोल्टेन है, हर कंडीशन में कंडक्टिंग होंगे। ठीक, बात करते हैं मेटल, इसमें फोर्स कौन सा होगा, मेटल बॉन्डेड स्ट्रांग फोर्स होगा। ठीक, इसमें कौन सा फोर्स होगा, मेटेलिक बॉन्डेड होगा फोर्स। ठीक, जो कि क्या होता है, स्ट्रांग फोर्सेस होता है मेटल बॉन्डेड फोर्स। ठीक, बात करते हैं इसका एग्जांपल कौन कौन से, जो आपके मेटल वही एग्जांपल है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, Au हो गया, Ag सिल्वर हो गया, और गोल्ड हो गया। ओके, Au। चौथा क्लासिफिकेशन क्या है, कोवैलेंट सॉलिड है। ठीक, तो कोवैलेंट में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल या एटम फॉर नेटवर्क। ठीक, तो मॉलिक्यूल या एटम का क्या होगा, नेटवर्क होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल या एटम का नेटवर्क होगा। ठीक, कोवैलेंट सॉलिड में बात करते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, वेरी वेरी हाई होता है। ठीक, इनका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं कोवैलेंट सॉलिड। अब बात करते हैं ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं। ठीक, ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं, लेकिन ये ग्रेफाइट के लिए उल्टा हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन से पहले ये देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्वार्ट्ज SiO2 है। ठीक, सिलिकॉन कार्बाइड SiC सिलिकॉन कार्बाइड, इसे कार्बोरेंडम भी बोलते हैं। ठीक, ये है कार्बन के दोनों रूप हो सकते हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड दोनों हो सकते हैं कार्बन। ठीक, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल आपको याद करना है। तो याद कर लीजिए SiO2 यानी क्वार्टर्स, ठीक, SiC यानी सिलिका कार्बाइड, ठीक है, कार्बन के दोनों हो सकते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, और एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब बात करते हैं जो ग्रेफाइट है, इसके उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत हार्ड होते हैं और नॉन कंडक्टिंग होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट के लिए उल्टा है, ये क्या होता है, ग्रेफाइट में क्या है, ये सॉफ्ट होते हैं और कंडक्टिंग होते हैं। ठीक, एक्चुअली तो क्या है, कोवैलेंट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन ग्रेफाइट के लिए उल्टा है, ये क्या होता है, कंडक्टिंग हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। ओके, तो ग्रेफाइट इसका उल्टा एग्जाम्पल है इसमें। ओके, तो हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बोला था जो क्रिस्टल होते हैं उनके शेप डिफाइंड होते हैं। ठीक, उनके शेप डिफाइंड होते हैं, एक छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा सा शेप बनता है। ठीक, तो उनके शेप क्या होता है, डिफाइंड होते हैं। तो याद कर लीजिए कैसे सॉलिड बना, एक पूरा जो क्रिस्टल सॉलिड बना कैसे बना। तो सबसे पहले क्या होता है, छोटा सबसे जो उसका सबसे छोटा यूनिट होता है उसको यूनिट सेल कहते हैं। उसका सबसे छोटा यूनिट है, इसको क्या कहेंगे, सेल। जैसे हमारे शरीर का जो है, हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेल है। इसीलिए इसके क्रिस्टल सॉलिड का सबसे छोटा यूनिट क्या है, यूनिट सेल है। ठीक, यूनिट सेल के रिपीट होने से क्या बनेगा, क्रिस्टल बनेगा। ठीक, इस क्रिस्टल के रिपीट होने से क्रिस्टल लैटिस बनेगा। ठीक, क्रिस्टल के रिपीट होने से क्रिस्टल का लैपिड यानी लैटिन मतलब एक सरफेस टाइप का बनेगा, और उस क्रिस्टल लैटिस से पूरा सॉलिड बनता है। ठीक, तो इसी तरह इसका प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होता है, यूनिट सेल बनता है, यूनिट सेल के रिपीट होने से क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल के रिपीट से क्या बनता है, क्रिस्टल लैटिस से ही आपको पूरा एक सॉलिड बनता है। ठीक, आइए बात कर लेते हैं यूनिट सेल, जो कि NCERT में दिया है। यूनिट सेल क्या है, स्मॉलर पार्ट ऑफ लैटिक्स, तो सबसे छोटा पार्ट है लैटिक्स का, जो क्रिस्टल लैटिक्स है उसका सबसे छोटा पार्ट है, विच कैन बी रिपीट इन ऑल डायरेक्शन टू जनरेट द इंटायर लैटिक्स इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो जिसके रिपीट से क्या बनता है, पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बनता है। ठीक, इसे क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। ओके, अब बात करें क्रिस्टल लैटिस के बारे में। ठीक, तो देखिए जो क्रिस्टल लैटिस था उसके मिलने से क्या बनेगा, क्रिस्टल सिस्टम बनेगा। ठीक, इसी क्रिस्टल सिस्टम से क्या बन जाएगा, आपका सॉलिड बनेगा। ठीक, तो एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। तो सबसे पहले क्या है, यूनिट सेल था, यूनिट सेल के रिपीट होने से क्रिस्टल बना, क्रिस्टल से क्या बना, क्रिस्टल लैटिस बना, क्रिस्टल लैटिस से क्रिस्टल सिस्टम बना। अब क्रिस्टल सिस्टम से आपका क्रिस्टल सॉलिड बन जाएगा। ओके, तो बात करेंगे किसी भी सॉलिड है, कोई सॉलिड है, क्रिस्टल सॉलिड है, उसमें 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं, उसमें 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं। मान लीजिए ये कोई सॉलिड है, इसमें 7 तरह के, कोई एक क्यूबिक होगा, क्यूब वाला होगा, एक ट्रायंगुलर होगा, एक होगा मोनो क्लिनिक होगा, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे। ऐसे 7 कलर के स्ट्रक्चर मिलके एक पूरा सॉलिड बनेगा। ठीक, तो किसी भी सॉलिड में ये 7 तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक, ये 7 तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसमें हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे क्यूबिक के बारे में। ठीक, ये सबसे मोस्ट कॉमन है, इसी के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना है। ओके, क्योंकि क्यूबिक ही क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा क्यूबिक फॉर्म ज़्यादा पाया जाता है, किसी सॉलिड में क्यूबिक वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा पाया जाता है। ओके, तो 7 तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं किसी सॉलिड में, ये 7 तरह के स्ट्रक्चर मिल के ही एक पूरा सॉलिड बनाते हैं। ओके, और जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन क्या है, क्यूबिक, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है सॉलिड में। ओके, पूरे सॉलिड में क्यूबिक वाला स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसके बारे में पूरा डिटेल में हमें पढ़ना है। ओके, तो देखिए 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, इसके बारे में आपको याद करना है। तो अब मैंने एक न्यूमोनिक बनाया, ट्रिक बनाया, इसको आप ऐसे चाहे याद कर सकते हैं, आपको याद होगा तो और अच्छी बात है।
ठीक, या तो मैंने अपना बनाया है। इसको याद करना है, सिंपल ट्रिक है, क्यूट, CUTE, क्यूट ओ मदर, मतलब क्यूट ओ मदर आप जानते हैं क्या है। ठीक है, अब सिंपल मैंने क्यूट ओ मदर, सबकी माँ ऐसे भी प्यारी होती हैं, तो ऐसे मैंने ट्रिक बना दिया क्यूट ओ मदर। इसमें क्या है देखिए, यहाँ से देख लेते हैं, CU से हो गया क्यूबिक, TE से हो गया टेट्रागोनल, O से हो गया ऑर्थोरोम्बिक, MO से हो गया मोनोक्लिनिक, T से हो गया ट्राइक्लिनिक, S से हो गया HE से हो गया हेक्सागोनल और R से हो गया डोम्बोहेड्रल। ओके, बस इसको एक दो बार आप लिखें तुरंत पहले हो जाएगा। तो पहले ये लिखिए, इसके साथ क्यूट ओ मदर के साथ आप पहले ये लिखिए। ठीक, तो ये है पहले, इसी क्रम में आपको याद करना होगा, क्रिस्टल सिस्टम को इसी ऑर्डर में आप याद करेंगे तो आप तुरंत सबका निकालना याद करना बहुत ईजी होगा। ठीक, अब देखिए क्या है, अब बात करते हैं इसका एक्सियल लेंथ। तो इसमें क्या होगा कि ये क्यूब है, तो सॉरी कोई सॉलिड है, इसमें तीनों स्ट्रक्चर होंगे, XYZ तीनों होंगे, तो इसके एक्सियल लेंथ की बात करते हैं। तो देखिए XYZ यानी ABC हमने बोल दिया इसकी लेंथ को। ठीक, तो देखिए पहले याद करना है, तो देखिए जो क्यूबिक होगा उसमें A बराबर B बराबर C, यानी तीनों एंगल बराबर होंगे। ठीक, आप ऐसे भी जानते हैं क्यूब में क्या होता है, तीनों एंगल बराबर होते हैं, A बराबर B बराबर C। ठीक, उसके बाद देखो क्या करिए, इसमें काट दीजिए एक किसी एक एंगल को, मतलब ये वाला एंगल नहीं होगा C, A बराबर B बराबर, लेकिन C इक्वल नहीं होगा। ठीक, तो एक को आप काट सकते हैं, A बराबर B बराबर C इक्वल नहीं होगा। ठीक, अब बात कीजिए दोनों आप काट दीजिए, अब इसमें से दोनों काट दीजिए दोनों को, तो A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C। ठीक, अब फिर काटते जाइए, लेकिन कटा ही रहेगा 3 तक, तो A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C, फिर कटा रहेगा A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C, ये तीनों में क्या होगा, कटिंग वाला रहेगा। ठीक, तीनों में कटिंग वाला, फिर अब यहाँ से बढ़ता जाएगा, अब फिर एक अब पहले यहाँ से घट गया, यहाँ से पहले घटा था, फिर यहाँ से फिर क्या वापस अपना बढ़ने वाला हो जाएगा ऑर्डर, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर एक छूट जाएगा इसमें से, तो A बराबर B बट नॉट इक्वल C, और इसमें क्या हो जाएगा दोनों, मतलब कि ये वाला भी हट जाएगा। ओके, यानी A बराबर B बराबर C। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऊपर ये वाला इधर वाला ऑर्डर सेम बनेगा, इधर इधर ऑर्डर सेम बनेगा, और बीच में 3 ऑर्डर सेम बनेगा। ठीक, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ऐसे याद करेंगे तो। एक बार फिर देख लीजिए, पहले क्यूबिक में होगा A बराबर B बराबर C होगा, ट्राइगोनल में एक इसमें काट दीजिए, तो A बराबर B बराबर नॉट इक्वल C होगा। ठीक, ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, A बराबर नॉट इक्वल नॉट, A बराबर A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C नॉट इक्वल। ओके, तीनों ही सेम करना है, मोनो ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में तीनों में ही काटना ही रहना है। ठीक, तो मोनोक्लिनिक में भी क्या होगा, A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C नॉट इक्वल। ओके, चाहे बात करें ट्राइक्लिनिक में भी यही होगा, A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C नॉट इक्वल। ओके, अब यहाँ से एक छोड़ देंगे, ठीक है, अब एक को हटा देंगे, क्या है तो क्या होगा, A बराबर B पर नॉट इक्वल C, फिर वापस एक ऑर्डर हटा देंगे इसमें, तो A बराबर B बराबर C। ओके, तो जो मैं कर रहा हूँ आप इसी फॉर्म में याद करेंगे तो बहुत ईजी याद होगा। तो ये आपको याद हो गया। ओके, तो देख लीजिए क्यूबिक में क्या होगा, A बराबर B बराबर C, ट्राइगोनल में क्या होगा, A बराबर B नॉट इक्वल C, ऑर्थोरोम्बिक में A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C, मोनोक्लिनिक में A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C नॉट इक्वल, ट्राइक्लिनिक में A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C नॉट इक्वल, और हेक्सागोनल में A और B इक्वल है पर C नॉट इक्वल है, रोम्बोइडिक में A B और C तीनों क्या इक्वल है। अब याद करते हैं एक्सियल एंगल के बारे में। एक्सियल एंगल क्या होगा, इसमें आपको सिंपल से याद करना है, ऊपर ये 3 में इक्वल होंगे, मतलब सभी एंगल 90 के इक्वल होंगे, सभी एंगल। तो अल्फा भी इक्वल बराबर अल्फा बीटा गामा तीनों होंगे 90 के इक्वल, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 के इक्वल होगा, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 के इक्वल होगा। ओके, यानी क्यूबिक में भी क्या होगा, अल्फा बीटा बराबर 90 के इक्वल होगा, ट्राइगोनल में भी अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री, और ऑर्थोरोम्बिक में अल्फा बीटा गामा सभी के एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, देखिए ये ऐसे निमोनिक बनाएंगे तो आपको एकदम सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर नॉट इक्वल, ऊपर जो इक्वल वाले ऊपर आ गए आप यहाँ से। ओके, तो ऐसे आप निमोनिक बनाएंगे तो सब आपका क्लियर रहेगा, आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए बस कुछ नहीं करना है, अब इसको याद करने में, इसको याद करना है BN23, इसके बाद क्या हो जाएगा BN, इसमें B वाला मतलब बीटा जो होगा इक्वल नहीं होगा। ठीक, बाकी दोनों इक्वल होंगे, अल्फा गामा इक्वल है लेकिन बीटा इक्वल नहीं होगा, किसमें, मोनोक्लिनिक में। बात करते हैं ट्राइक्लिनिक में, तो कुछ इक्वल नहीं होंगे, कोई इक्वल नहीं होंगे, लेकिन 90 के इक्वल कोई इक्वल नहीं होगा। ओके, यानी कि ऐसे ही बोल सकते हैं अल्फा बीटा गामा कोई 90 के इक्वल नहीं होगा, किसमें, ट्राइक्लिनिक में। इसके बाद आता है हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में ऐसे याद हो जाएगा 2 से हो जाएगा, अल्फा और बीटा होंगे 90 डिग्री, लेकिन गामा कुछ और एंगल होगा, यानी 120 डिग्री का होगा। ठीक, और तीसरे वाले में आ जाएगा तीनों के इक्वल नहीं होंगे, या तीनों ऐसे ही बोल सकते हैं अल्फा बीटा गामा के एंगल तो इक्वल होंगे पर 90 के इक्वल नहीं होंगे। ठीक, तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये तीनों पहले इक्वल होंगे। ठीक, तीनों में इक्वल होंगे, यानी सभी का एंगल क्या होगा, बराबर होगा, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री, क्यूबिक में भी, ट्राइगोनल में भी अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री, ऑर्थोरोम्बिक में भी अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री होगा। बात करते हैं इसमें मोनोक्लिनिक में, तो मोनोक्लिनिक में BN23 इसके बाद याद करना है आपको, तो BN मतलब बीटा वाला नहीं इक्वल होगा मोनोक्लिनिक में, और बाकी दोनों इक्वल होंगे, अल्फा गामा इक्वल होंगे 90 के। ट्राइक्लिनिक में क्या होगा, N मतलब कोई इक्वल नहीं होगा 90 के, अल्फा बीटा गामा कोई इक्वल नहीं होगा। फिर क्या है, हेक्सागोनल में केवल 2 इक्वल होंगे, और जो तीसरा वाला यानी गामा होगा 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, और रोम्बोहेड्रल में जो होगा अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री, मतलब कोई नहीं होगा, मतलब तीनों इक्वल तो हैं पर कोई इक्वल 90 के नहीं। ओके, अब बात करते हैं ब्रेविस लैटिस के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किसी भी सॉलिड में, मैंने बताया था किसी सॉलिड में कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो किसी सॉलिड में कितने क्रिस्टल सिस्टम पाए जाएंगे, एक सॉलिड में सभी तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक,
इसी क्या कहते हैं, क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। कितने तरह के स्ट्रक्चर होते हैं मतलब सिस्टम होते हैं क्रिस्टल सिस्टम, 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। जब पूछे कितने तरह के किसी भी सॉलिड में कितने तरह के ब्रेविस लैटिस होते हैं, कितने तरह के ब्रेविस लैटिस की बात करें तो 14 तरह के ब्रेविस लैटिस पाए जाते हैं किसी भी क्रिस्टल में। ओके, तो उसका दोगुना, उसका 10 दोगुना आपको करना है। ठीक, तो क्रिस्टल सिस्टम जस्ट दोगुना क्या होता है, ब्रेविस लैटिस होता है। पहला ये हो गया। ठीक, अब बात करते हैं ब्रेविस लैटिस होता क्या है। ठीक, अब बात करते हैं ब्रेविस लैटिस। तो ब्रेविस लैटिस जो है उसके यूनिट सेल को बताता है, उसके यूनिट सेल के इन्फॉर्मेशन को हमको बताता है ब्रेविस लैटिस जो है। ठीक, तो जो ब्रेविस लैटिस है वो कितने होते हैं, 4 तरह के होते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं उसके जो यूनिट सेल होते हैं वो 4 तरह के पाए जाते हैं। पूरे सॉलिड में 4 तरह के यूनिट सेल पाए जाते हैं, लेकिन हमको मेनली 3 तरह के ही पढ़ना है। ठीक, 4 तरह के आपके सॉलिड में होते हैं पूरे सॉलिड में। ठीक, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है 4 तरह के, लेकिन आपको मेनली हमको क्यूबिक के बारे में पढ़ना है, क्यूब के बारे में। तो क्यूब में ये तीनों पाए जाते हैं, तो इसी तीनों के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। ओके, जब ये 4 होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला होता है प्रीमिटिव यूनिट सेल, या इसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। दूसरा होता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, इसे बीसीसी भी कहते हैं। अगला क्या है, फेस सेंटर यूनिट सेल, इसे एफसीसी भी कहते हैं। और लास्ट वाला जो है इंड सेंटर यूनिट सेल, इसे ईसीजी भी कहते हैं। ये 4 तरह के ब्रेविस लैटिस या यूनिट सेल हमारे में मतलब पाए जाते हैं किसी एक सॉलिड में। ओके, लेकिन हमको क्यूबिक के बारे में पढ़ना है, क्यूबिक के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, इसलिए केवल हम ये तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक, इसमें केवल उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्रीमिटिव यूनिट सेल है या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इसको बोलते हैं, ये कहाँ पे पाया जाता है, केवल इसके एटम जो होते हैं, यहाँ पे जो एटम पाए जाते हैं जो क्यूब के केवल कॉर्नर पे पाए जाते हैं। ठीक, तो प्रीमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, जो एटम प्रेजेंट होते हैं ओनली ऑन कॉर्नर, तो ये क्यूब के केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट हो गए। ओके, तो प्रीमिटिव यूनिट सेल में एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जितने कॉर्नर है मतलब 8 कॉर्नर होते हैं, 8 पे प्रेजेंट होते हैं एटम। बात करते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल में, यहाँ पे क्या होता है, कॉर्नर सभी कॉर्नर पे तो होंगे ही, तो कितने हैं, 8 कॉर्नर पे होंगे। और एक क्या होता है उसके सेंटर पे, बॉडी के एकदम सेंटर पे होता है, इसलिए इसको कहते हैं बीसीसी। तो बीसीसी में क्या होता है, सभी 8 कॉर्नर पे होते हैं और एक क्या होता है उसके सेंटर पे होता है। ठीक, अब बात करते हैं एफसीसी में। तो एफसीसी में क्या होता है, सभी कॉर्नर पे तो होते हैं, ऑल कॉर्नर पे जितने हैं सभी पे होते हैं, साथ ही साथ उसके फेस पे भी होते हैं। उसके 6 फेस हैं, तो 6 फेस पे भी आपको पाए जाएंगे। ठीक, देखिए 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस और आगे वाला 6 फेस, पूरे 6 फेस पे भी पाए जाएंगे। तो सभी कॉर्नर और सभी फेस पे पाए जाएंगे। ठीक, तो ये है। अब बात करते हैं एट सेंटर। ये तो क्यूबिक में होता नहीं है, जो एट सेंटर ये क्यूबिक में नहीं होता, पर मैंने आपको समझने के लिए क्यूब बना के दिखा दिया है। ठीक, पर ये क्यूबिक में नहीं पाया जाता एट सेंटर। ठीक, पर आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो क्यूबिक कहाँ होते हैं, सभी कॉर्नर पे होंगे और 2 अपोजिट फेस पे होंगे। तो एट सेंटर इंड सेंटर यूनिट सेल कहाँ होंगे, इंड सेंटर, ये क्या होंगे, दोनों ऑल कॉर्नर पे होंगे, जितने हैं सभी कॉर्नर पे होंगे। और क्या होगा, 2 अपोजिट एंड पे होगा। केवल इसके बारे में बताया एनसीईआरटी ने, इसके बारे में हमको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, बस इसके बारे में इतना ही पढ़ना था। ओके, तो इंड सेंटर या यूनिट सेल क्या होता है, केवल सभी एटम इसके कॉर्नर पे तो होंगे ही, साथ ही साथ 2 अपोजिट फेस पे होंगे। ठीक, पर ये क्यूब में नहीं होता है, पर मैंने आपको समझाने के लिए क्यूब बना दिया। ओके, पर इसमें ये नहीं होता क्यूब, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है क्यूब। ओके, तो सभी कॉर्नर पे होंगे और क्या होगा, 2 अपोजिट फेस पे होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रीमिटिव यूनिट सेल सभी कॉर्नर पे होगा, बॉडी सेंटर यूनिट सेल कॉर्नर प्लस एक बॉडी के सेंटर पे होगा। ठीक, फेस सेंटर यूनिट सेल कहाँ होगा, सभी कॉर्नर पे होगा, साथ ही साथ सभी फेसों पे होगा, 6 फेस पे भी होगा। ठीक, और एंड सेंटर क्या होगा, सभी कॉर्नर पे होगा, पर क्या होगा, साथ ही साथ 2 अपोजिट क्या होगा, 2 अपोजिट फेस पे भी होगा। ओके, तो हमने अभी पढ़ा ब्रेविस लैटिस कितने होते हैं, 4 तरह के होते हैं। एक होता है प्रीमिटिव, एक होता है बॉडी सेंटर, एक होता है फेस सेंटर और एक होता है इंड सेंटर। ओके, तो ये 4 होते हैं। ठीक, जो आपके क्यूब होते हैं इसमें केवल 3 तरह के पाए जाते हैं। आप सभी के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक, तो लेकिन आपको मेनली क्यूब के बारे में पढ़ना है। तो क्यूब में कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं। क्यूब में क्या होता है, 3 तरह के आपके पाए जाते हैं ब्रेविस लैटिस। कौन कौन से, प्रीमिटिव यूनिट सेल, ठीक, एक होता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल और होता है एफसीसी यानी फेस सेंटर यूनिट सेल। ठीक, तो इसी 3 तरह के ही पाए जाते हैं इसमें। ओके, और बात करते हैं जो ये है, ये सभी में प्रीमिटिव तो होगा, सभी में जो प्रीमिटिव वाला होगा ये वाला सभी में होगा। प्रीमिटिव वाला ब्रेविस लैटिस सभी वाले सॉलिड वाले में होगा, सभी क्रिस्टल में होगा। ठीक, तो देखिए प्रीमिटिव वाला सभी 7 में होगा। ठीक, 7 क्रिस्टल सिस्टम में होगा। जो होता है बॉडी सेंटर ये 3 में होगा। ठीक, ऊपर के 3 होगा, ऐसे याद कर सकते हैं, ऊपर के 3 में होगा बॉडी सेंटर वाला। ओके, तो बॉडी सेंटर कितने में होते हैं, 3 में होते हैं। ठीक, 3 में स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, 3 क्रिस्टल सिस्टम में पाए जाते हैं बॉडी सेंटर। बात करते हैं फेस वाला। तो फेस वाला कितना होगा, फेस सेंटर वाला ये होता है 2 में। ठीक, और भी क्यूबिक वाला ऑर्थोरोम्बिक में होगा। ठीक, क्यूबिक वाले ऑर्थोरोम्बिक में फेस वाला होगा। और बात करते हैं एट सेंटर, ये भी 2 में पाए जाते हैं। ठीक, इसमें किसमें, ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक। बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक, इसमें 4 तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक, अब इसको याद कैसे करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे याद करने में कैसे क्या है। तो इसको सिंपल से मैंने ट्रिक बनाया है, 324 ये याद करना है आपको, 324। ठीक, तो ऊपर 324 मतलब ऊपर 3 होंगे, ये वाले में 2 होंगे, फिर इस वाले में 4 होंगे, तो 324। तो यानी जो क्यूबिक होगा इसमें क्या होगा, 3 होंगे, तीनों पाए जाएंगे। क्या प्रीमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस
सेंटर, ये तीनों होंगे। फिर उसके बाद होता है जो ट्राइगोनल, मतलब ये ऐसे ही फॉर्म में आपको याद करना है, ठीक। अब बात करते हैं ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल में 2 होंगे, क्या होगा, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर होगा, यानी 2 ऐसे आप समझ सकते हैं यहाँ से 2, ठीक। यहाँ पे क्या होंगे, 2 होंगे, और ऑर्थोरॉम्बिक में 4 होंगे। तो ऑर्थोरॉम्बिक में ये चारों होंगे। तो ऑर्थोरॉम्बिक में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एट सेंटर, ये चारों पाए जाएंगे ऑर्थोरॉम्बिक में। फिर उसके बाद आपको मोनोक्लिनिक में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। मोनोक्लिनिक क्योंकि एंड सेंटर आ गया, एकदम किनारे के आगे, बीच के दोनों नहीं है, से क्या एंड सेंटर आ गया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं मोनोक्लिनिक के लिए कि यहाँ पे क्या होगा, एक एंड सेंटर आ जाएगा, ठीक। तो मोनोक्लिनिक इसके बाद है, तो आप चाहे तो याद कर सकते हैं, यहाँ भी 2, इसके लिए भी, ठीक, 2। अब बाकी सभी में क्या एक एक है, बाकी सभी में एक एक है उसके बाद, ओके। तब इसके ऐसे भी देख सकते हैं, 3 2 4 2, 3 2 4 2 1 1 1, ठीक। 3 इसमें पहले में 3 होंगे, दूसरे वाले में 2 होंगे, और इस वाले में 4 होंगे, ठीक। मोनोक्लिनिक में आपको याद करना प्रिमिटिव होगा और एंड वाला होगा, ऐसे आपको याद करना होगा मोनोक्लिनिक वाले में, ठीक। इसमें प्रॉब्लम होगा, बाकी सभी में इसी ऑर्डर से आप याद कर सकते हैं। 3 2 4 2 1 1 1, 3 2 4 2 1 1, इसी यही होंगे ऑर्डर ब्रेवियस लैटिक्स का, ओके। क्यूबिक में 3 होंगे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर क्यूबिक में। ट्राइगोनल में बॉडी सेंटर और प्रिमिटिव होंगे, ठीक, 2 होंगे। ऑर्थोरॉम्बिक में 4 होंगे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर होंगे। मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और एंड सेंटर होगा। ट्राइक्लिनिक में प्रिमिटिव, हेक्सागोनल में प्रिमिटिव, ऑर्थोरॉम्बिक में प्रिमिटिव, ये है, ठीक। आपके इससे नीट में भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं, 22 में ही क्वेश्चन आते हैं। बहुत लोग जिसको याद नहीं किया उन्होंने गलत करके आया है। ये नीट 1991 का क्वेश्चन है, ठीक। क्या बोला, फॉर ऑर्थोरॉम्बिक सिस्टम एक्सियल रोटेशन रेशियो दिया है। एक्सियल रेशियो कितना दिया है, आर, ए बराबर बी बराबर सी, हमें पता है। ऑर्थोरॉम्बिक लिखा था ए बराबर बी बराबर सी, एंड द एक्सियल एंगल आर, तो एक्सियल एंगल की पूछ रहा है, ठीक। एक्सियल, इसके एक्सियल लेंथ का रेशियो दे दिया ए बराबर बी बराबर सी, और एक्सियल एंगल के बारे में हमको पूछा है, ठीक। यहाँ से आप देख सकते हैं एक्सियल एंगल, तो ऑर्थोरॉम्बिक लिए क्या होता है, ठीक, सॉरी, एक्सियल एंगल क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी, तीनों क्या होता है, इक्वल नहीं होते हैं, ठीक, एक्सियल एंगल, ठीक। सॉरी, एक्सियल रेशियो यानी एक्सियल लेंथ क्या इक्वल नहीं होते हैं। तो एक्सियल एंगल क्या होता है आपको पता ही होगा, तीनों क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो ऑर्थोरॉम्बिक हम यहाँ से भी देख सकते हैं आपके ग्राफ से, तो अल्फा बीटा गामा क्या होता है, तीनों 90 डिग्री होते हैं। आंसर क्या होगा, बी। तो अब इस फॉर्म में आप ग्राफ अपने दिमाग में याद रखेंगे तो आप तुरंत क्वेश्चन करके आ जाएंगे, ओके। आंसर क्या होगा, बी, ठीक। तीनों का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा होगा 90 डिग्री होगा, ओके। दे नीड 2022 का क्वेश्चन, इसी साल का क्वेश्चन है। करेक्ट द ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट सेल इन 40 टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिस। तो हमें बता ही रहा है कि 40 टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिस पाए जाते हैं, किसमें, किसी क्रिस्टल कितने होते हैं, 40 टाइप के ब्रेवियस लैटिस पाए जाते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट्स इन ऑल 40 टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिस। तो 40 टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिस में नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितने होते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, किसके लिए, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट सेल के लिए इन 40 टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिस। तो 40 टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिस में कितने तरह के बॉडी सेंटर पाए जाते हैं, ये पूछा है, ठीक। तो देखिए मैंने आपको बताया 40 तरह के ब्रेवियस लैटिस होते हैं, ठीक। प्रिमिटिव सभी में होगा, प्रिमिटिव क्या होगा, सभी में होगा। जो बॉडी सेंटर होंगे केवल 3 में पाए जाएंगे, बॉडी सेंटर 3 में, फेस सेंटर 2 में, एट सेंटर भी 2 में पाए जाएंगे, ठीक। ये दोनों 2 में पाएंगे, ये जो होंगे 3 में पाया जाएगा ब्रेवियस लैट, वो बॉडी सेंटर वाला, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी। बॉडी सेंटर कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक। पूरे 14 टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिस में बॉडी सेंटर कितने होते हैं, 3। तो देखिए हमने बोला था जो होता है 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम जो होता है उसमें केवल सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, मेनली कौन सा होता है, क्यूबिक होता है। इसलिए हमें क्यूब के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक। तो क्यूबिक में कौन कौन से होते हैं, 3 तरह के ब्रेवियस लैटिस पाए जाते हैं, मैंने बताया था आपको कौन कौन से। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल होता है, और फेस सेंटर यूनिट सेल होता है। तो इसी क्यूब के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो इसी क्यूब में ये 3 तरह के ही पाए जाते हैं ब्रेवियस लैटिस, इसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। तो देखिए सिंपल क्यूब यूनिट सेल में क्या होता है, सभी एटम क्या होते हैं, क्यूब के कॉर्नर पे होते हैं, ठीक। ये क्यूब है, इसी सभी के कॉर्नर पे होंगे, ओके। यहाँ कॉर्नर पे होंगे, ठीक। तो सभी कॉर्नर पे होंगे क्यूब के, ओके। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एटम। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, तो देखिए क्या है, कॉर्नर पे एक एटम होता है, ठीक। सभी कॉर्नर पे एक एटम होता है, लेकिन उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है। उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, मतलब वो अपने एटम को 8 लोग में शेयर करता है, ठीक। क्या एक क्यूब के बगल में एक और क्यूब होगा, तो ऐसे क्या होंगे, ऐसे बहुत सारे क्यूब होंगे, वो अपना एक एटम कई लोग के साथ शेयर करता है, ठीक। लेकिन उसका एक एटम कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/8 होता है, ठीक। तो याद कर लीजिए कॉर्नर पे जो एटम होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, और टोटल कितने एटम है, 8 एटम होते हैं, ठीक। तो सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल में कितने एटम होते हैं, 8 एटम होते हैं, लेकिन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्यूब में जो कॉर्नर पे होते हैं, ठीक। कॉर्नर पे कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/8 का होता है। इसलिए यहाँ से 1/8 करेंगे तो इसका आ जाएगा 1। तो नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक एटम होते हैं। नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, तो ओवरऑल केवल एक एटम ही है, ठीक। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में केवल एक एटम है, ओके। अब बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है इसके एज लेंथ के आधा होता है, ठीक।
तो सिंपल क्यूब यूनिट सेल का रेडियस क्या होता है, इसके एज लेंथ का आधा होता है, यानी रेडियस क्या होता है a/2 होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। ये एज लेंथ है, ये क्यूबिक का एज लेंथ है, इसका क्या होगा, आधा होगा, ठीक। यदि पूछ डायमीटर, डायमीटर क्या हो जाएगा, इसका रेडियस का 2 टाइम होता है डायमीटर, ठीक। तो नियरेस्ट, इसको डायमीटर को ये भी बोलता है आपके क्वेश्चन में कि नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। तो नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस मतलब वो डायमीटर की बात कर रहा है, ठीक। जब बोले नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस पूछे एटम के बीच, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, उसको मतलब बोल रहा है डायमीटर के बारे में। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, मतलब ये डायमीटर क्या है, 2 टाइम हो जाएगा इसका, यानी डायमीटर क्या होगा, इसके एज लेंथ के इक्वल होगा, ओके। कि डायमीटर क्या होता है, इसके रेडियस का 2 टाइम होता है, यहाँ से 2 टाइम करेंगे तो क्या होगा, डायमीटर उसके एज लेंथ का के इक्वल होता है डायमीटर, ओके। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल यानी बीसीसी के बारे में बात करते हैं। तो ये बीसीसी आपको मैंने बताया था कि क्या होते हैं, सभी एटम क्या होता है, उसके सभी कॉर्नर पे तो होंगे ही, साथ ही साथ एक एटम क्या होगा उसके सेंटर पे भी होगा, ठीक। तो सभी एटम क्या होंगे, उसके कॉर्नर पे होंगे, और एक एटम क्या होगा उसके सेंटर में भी होगा, ओके। बीसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम की बात कर लें, बीसीसी के लिए तो इसमें नंबर ऑफ एटम क्या होगा, 8 एटम कहाँ पे हैं, इसके कॉर्नर पे हैं, एक एटम कहाँ पे है, इसके सेंटर पे है, ठीक। तो मैंने बोला था कॉर्नर पे यानी जो होते हैं उसका कॉन्ट्रीब्यूशन केवल 1/8 होता है, ठीक। क्योंकि क्या होता है, वो एटम 8 लोग में बट जाता है, 8 लोग में, इसलिए उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, ठीक। तो एक एटम पूरा है पर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है, क्योंकि 8 लोगों में वो बटेगा, ठीक। यानी 8 कॉर्नर है, इसे क्या हो जाएगा, 8 मतलब 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे एटम, यानी 8 × 1/8 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1। और यदि एक सेंटर पे, तो सेंटर में उसका पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि सेंटर में बीच में तो किसी से बटेगा नहीं, तो सेंटर में इसका पूरा का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, यानी 1 होगा, ठीक। तो सेंटर के लिए पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक। तो यानी यहाँ से देख सकते हैं एक, यहाँ पे हो गया 1 + 1 यानी हो गया 2। तो नंबर ऑफ एटम बॉडी सेंटर के लिए कितना होता है, 2, इसको याद कीजिए, ठीक। बात करते हैं रेडियस, बॉडी सेंटर बीसीसी के लिए रेडियस क्या होता है, R बराबर क्या होता है, √3a/4 होता है, ठीक। जहाँ एक है एज लेंथ है, इसका एज लेंथ जो है, ठीक, ये है, ओके। R बराबर √3a/4, ओके। अब बात करते हैं डायमीटर, डायमीटर ये भी बोलता है नियरेस्ट डिस्टेंस, नेबरिंग डिस्टेंस ऑफ एटम बोलता है, ठीक। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है डायमीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3a/2 हो जाएगा, ओके। इसकी वैल्यू बस ट्वाइस कर देंगे, डायमीटर पूछे तो डायमीटर की वैल्यू आप क्या करेंगे, ट्वाइस कर देंगे, ठीक, ओके। अब बात करते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल यानी एफसीसी की बात करते हैं। तो एफसीसी में क्या होगा, जो एटम है उसके सभी कॉर्नर पे तो होंगे ही, मतलब सभी एटम उसके कॉर्नर पे होंगे, ठीक। और क्या होंगे, उसके फेस पे भी एटम होंगे सभी, मतलब सभी एटम, यानी जो एटम है उसके सभी कॉर्नर पे होंगे, और एटम जो होंगे उसके सभी फेस पे पाए जाएंगे। तो 8 कॉर्नर है और 6 फेस होते हैं, ठीक। तो सभी कॉर्नर पे भी होंगे, सभी फेस पे भी होंगे एटम, ठीक। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको बोला था कि जो कॉर्नर पे होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है कॉर्नर पे, और लेकिन जो फेस पे होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है, ठीक। फेस पे उसका आधा होता है, क्योंकि आधा एटम इस वाले क्यूब में, आधा एटम दूसरे वाले क्यूब में होता है, इसलिए उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आधा है, ठीक। मतलब आधा आधा बटेगा वो एटम, ठीक, पूरा नहीं है इस पे, फेस पे एकदम आधा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो कितने होते हैं, 6 एटम होते हैं, मतलब उसके 6 फेस पे एटम होते हैं। तो सर चलिए इसकी वैल्यू लिख देते हैं नंबर ऑफ एटम की। तो 8 क्या है कॉर्नर पे, यानी 8 × 1/8, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है 1/8, यानी ये हो गया 1, ठीक। और देखिए इसके 6 तो फेस पे हैं, ठीक, 6 फेस में, और 6 फेस पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/2 का, यानी ये हो गया 3। तो 3 और 1 कितना हो गया 4। तो नंबर ऑफ एटम क्या होता है एफसीसी में, 4 होते हैं नंबर ऑफ एटम। बात करते हैं रेडियस, रेडियस एफसीसी में उसका रेडियस की वैल्यू क्या होती है, R/2a/4 याद कीजिए, ठीक। अब इसको काट मत दीजिएगा, नहीं तो आपको याद करने में दिक्कत होगा, ठीक। तो R/2a/4 याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें भी है √3a/4 इसमें √2a/4 है, ओके। इसमें रेडियस क्या होगा, R/2a/4 होगा, ओके। बस इसमें डायमीटर पूछ दे, डायमीटर क्या हो जाएगा, उसमें क्या होगा, इसका दोगुना हो जाएगा डायमीटर, उसके रेडियस का क्या होगा, ट्वाइस होता है डायमीटर, यानी क्या होगा √2/2a हो जाएगा, ओके। तो इसी फॉर्म में आप याद कीजिए, ठीक। तो ये तीनों हैं इंपॉर्टेंट है, इसको स्टॉप करके एक बार फिर से देख लीजिए तभी आगे बढ़िए। अब बात करते हैं पैकिंग इफिशियंसी, मतलब एटम कितना पैक है उसके बारे में बात करते हैं। तो पैकिंग इफिशियंसी होता है वो क्या होता है, एटम का वैल्यूम अपॉन क्यूब का वैल्यूम, बहुत सिंपल सा है, एटम का वैल्यूम अपॉन क्यूब का वैल्यूम इंटू 100, यही है आपका पैकिंग इफिशियंसी। तो एटम के वैल्यूम हम क्या लिख सकते हैं, एटम कितने नंबर ऑफ एटम लिखेंगे, एन क्या नंबर ऑफ एटम, इंटू एटम का आप जानते हैं एरिया क्या लिख सकते हैं। तो एटम का वैल्यूम लिखने के लिए, तो एटम का वैल्यूम क्या हो सकता है 4/3 πr क्यूब, क्योंकि क्या है सर्कल होता है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, एटम क्या है सर्कल है, इससे क्या होगा 4/3 πr इस क्यूब होगा, ठीक। और आर की वैल्यू आप सबकी जानते ही हैं सभी के लिए, आर की वैल्यू अभी हमने आपको बताया, जो सिंपल क्यूब होता है उसके लिए क्या होता है a/2 होता है, ठीक। और बीसीसी के लिए क्या होता है √3a/4 होता है, ठीक। और एफसीसी के लिए क्या होता है √2a/4 होता है, ठीक, आर की वैल्यू, ठीक। एटम के रेडियस की वैल्यू ऑलरेडी मैंने बताया, ठीक। ऊपर क्या है एटम का रेडियस, एटम का वैल्यूम लिखना है, नीचे क्या है क्यूब का वैल्यूम लिखना है, ठीक, इंटू क्या होगा 100, ये क्या बताएगा कितना एटम पैक है,
पैकिंग एफिशिएंसी को बताएगा। तो P बराबर n नंबर ऑफ एटम है, 4/3 पाई आर स्क्वायर यानी एटम का रेडियस है अपॉन क्या होगा एज लेंथ है। ठीक, ये क्या है एज लेंथ। ठीक, तो सॉरी रेडियस का क्यूब अपॉन एज लेंथ का क्यूब। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा इक्वल n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। ओके, जहाँ n क्या नंबर ऑफ एटम है, ठीक, r क्या रेडियस ऑफ एटम है, ठीक, ए क्या एज लेंथ है। ठीक, देखिए आपको वहाँ पे निकालना नहीं होगा, मैं ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के आपको बताता हूँ, आपको एक्चुअली याद करना है। ठीक, तो देखिए सिंपल क्यूबी के लिए आप निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, तो इसको दोनों फॉर्म याद कर लीजिए, पाई/6 होता है या इसको 52% होगा। ठीक, पाई/6% होगा या 52% इसको बोल सकते हैं। ठीक, बात करते हैं बीसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है 68% होता है। बीसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा 68% आएगा, आप निकाल भी सकते हैं चाहे तो। ठीक, बात करते हैं एफसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा 74% आएगा। तो याद कर लीजिए सिंपल क्यूबी के लिए 52% या पाई/6 भी बोलते हैं। ठीक, बीसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन 68% आएगा, एफसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन आएगा 74%। ठीक, बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सिंपल क्यूबी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक, बात करते हैं बीसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, एफसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ओके, ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपके है नहीं आपके सिलेबस में, मतलब आपके बुक में नहीं दिया है ये एनसीईआरटी में। ओके, फिर भी आप याद कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, पर ये सब याद करना है। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए सिंपल क्यूबी के लिए 52%, बीसीसी के लिए 68%, एफसीसी के लिए 74%। तो चलिए ये नीट के कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। देखिए आपके 2020 का क्वेश्चन है नीट का, एन एलिमेंट हैड अ बॉडी सेंटर क्यूबिक यानी बीसीसी है, स्ट्रक्चर विथ अ सेल एड्स ऑफ 288 पिकोमीटर दिया है। ठीक, इसका एड्ज लेंथ दे दिया 288 पिकोमीटर। तो एटॉमिक रेडियस इज, एटॉमिक रेडियस क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो एटॉमिक रेडियस आर बराबर क्या होता है, रेडियस किसी एटम का रेडियस क्या होता है आर बराबर क्या होता है रूट किसके बीसीसी के लिए क्या होता है एटॉमिक रेडियस आर बराबर क्या होता है √3/4 ए। ठीक, ए क्या एज लेंथ होता है। ठीक, बस वैल्यू रखी आर बराबर √3/4, ए की वैल्यू कितना है 288 पिकोमीटर। ठीक, ऑलरेडी इसको सॉल्व भी नहीं करना है आपको क्योंकि आंसर इसी में दे दिया है। ठीक, तो इतना ईजी दिया है 2020 का क्वेश्चन, तो आंसर क्या है डी। तो 3/4 इंटू 288 पिकोमीटर, ये आंसर हो गया आपका। देखिए ये 2012 क्वेश्चन है, क्या एक मेटेलिक क्रिस्टल विथ अ फेस सेंटर क्यूबिक लेटेक्स यानी कि एफसीसी की वैल्यू बोल रहा है। ठीक, कौन सा एफसीसी वाला स्ट्रक्चर है, इट्स लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 408 पिकोमीटर। तो इस लेंथ हमें कितना दिया 408 पिकोमीटर दिया है। द डायमीटर ऑफ मेटल एटम इज, तो हमको यहाँ पे डायमीटर पूछा है। तो एफसीसी के लिए एक्चुअली वैल्यू क्या होता है रेडियस √2/4 है। ठीक, यही होती है √2/4 है एफसीसी के लिए। तो ये डायमीटर पूछा है तो इसलिए आधा हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, सॉरी डायमीटर क्या हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा, इसलिए क्या करें √2/2 ए लिख सकते हैं। ओके, अब इसको मैं इसी फॉर्म में याद करता हूँ इसलिए इजी होता है कैलकुलेशन करने में। तो डी बराबर क्या हो जाएगा √2/2 इंटू 408 है। ओके, ये 2 से ही कट जाएगा कितना 204 बार में, तो 204 इंटू √2 यानी 204 इंटू √2 को क्या लिख सकते हैं 4.1 लिख सकते हैं, सॉरी 1.41 लिख सकते हैं। ओके, देखिए 14 दूनी कितना 40 और 28, तो यानी 288 पिकोमीटर के आसपास कुछ आएगा आंसर। ठीक, मतलब आंसर क्या होगा ए। ओके, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिए सी आएगा 288 पिकोमीटर। ओके, आंसर क्या होगा ए। देखिए 2010 का क्वेश्चन है, क्या है ए बी क्रिस्टल इन अ बॉडी सेंटर लेटेक्स क्यूबिक लेटेक्स यानी बीसीसी की बात कर रहा है। ठीक, कौन सा क्रिस्टल है बीसीसी वाला है। ठीक, विथ एज लेंथ ए इक्वल टू 387 पिकोमीटर, एज लेंथ कितना है 387 पिकोमीटर दिया है पिकोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 अपोजिट चार्ज आयन इन द लेटेक्स इज, तो हमको डिस्टेंस पूछा है 2 अपोजिट चार्ज के आयन के बीच का। तो मैंने आपको बोला था ये बात की किसकी बात कर रहा है डायमीटर की बात कर रहा है। ठीक, जब भी ऐसा बोल दे कि नियरेस्ट 2 एटम के बीच का डिस्टेंस, तो क्या बताता है आपको डायमीटर बताता है। 2 एटम के बीच का नियरेस्ट डिस्टेंस क्या बताता है डायमीटर बताता है, तो ये डायमीटर की बात कर रहा है। तो बीसीसी के लिए डायमीटर हम क्या लिख सकते हैं एक्चुअली वैल्यू क्या होता है √3/4 ए होता है। ठीक, लेकिन डायमीटर है तो क्या होगा √3/2 ए हो जाएगा, डायमीटर पूछ रहा है। ठीक, तो डी बाई √3/2 और ए की वैल्यू कितना है पिकोमीटर, कितना है 387 पिकोमीटर है। ठीक, यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू होती है √3 की 1.73 इंटू 387/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तब आएगी डायमीटर कितना 335 पिकोमीटर, आंसर क्या होगा ए। ओके, अब बात करते हैं 2007 का क्वेश्चन है, क्या है फ्रैक्शन पूछा है। ठीक, पैकिंग फ्रैक्शन पूछा है इस क्वेश्चन में, बोला है द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वैल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में कितना फ्रैक्शन एटम होता है, कितना पैकिंग फ्रैक्शन होता है यही पूछ रहा है। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है सिंपल क्यूबिक के लिए कितना था 52% होता है, लेकिन यहाँ पे पाई के फॉर्म में पूछा है। तो पाई के फॉर्म में मैंने आपको पाई के फॉर्म में भी याद कराया था पाई/6 होता है। ठीक, तो पाई के फॉर्म में यदि पूछे तो क्या होगा पाई/6 होता है। तो आंसर कौन सा होगा डी, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा पाई/6। अब बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल के बारे में। तो क्या बताते हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल,
ठीक। तो देखिए अभी हमने पढ़ा यूनिट सेल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे उसको पैक करना, सभी यूनिट सेल को पैक करने के बारे में सीखेंगे। तो पहले क्या है 1D पैकिंग। तो 1D में क्या होता है, लाइन से आप ऐसे एक के बाद एक एटम ऐसे लगाते जाइए, तो ये क्या है 1D पैकिंग। इसमें क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, कोई एक एटम क्या है 2 लोग से अटैच होगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, तो क्या है 1D पैकिंग क्या होगा, एक के बाद एक एक एटम लगाते जाइए। 1D पैकिंग में क्या होगा, एक एटम के बगल में एक एटम लगाइए, ठीक। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं 2D क्लोज पैकिंग। तो 2D करना है। अब इसके बाद 1D के बाद क्या लगेंगे 2D। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है, एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, ठीक। तो 2D में दो तरह का होता है पैकिंग, एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम क्या करते हैं, देखिए ये जो 1D वाला था, एक एटम के नीचे जस्ट इसके नीचे वाला एटम लगा देते हैं, ठीक। तो इसके नीचे जस्ट लगाते जाएंगे, इसके नीचे देखिए, ठीक, इसके जस्ट नीचे वाला लगाते जाएंगे, ठीक। इसको हम बोल सकते हैं यदि ये भी ए है तो ये भी ए हो जाएगा, तो ए टाइप भी बोलते हैं। तो इससे क्या बन जाएगा, स्क्वायर क्लोज बन जाएगा, ठीक। जब इसके नीचे लगाते जाएंगे एटम तो स्क्वायर क्लोज बन जाएगा, इसको हम ए टाइप भी बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा 2D के लिए क्या होता है 4 होता है, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद कीजिए। इसको ए टाइप भी बोलते हैं। तो 2D में जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है इसको ए टाइप भी बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद कीजिए इसका। अब दूसरा क्या है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक। हेक्सागोनल क्या करते हैं, एक एटम तो ऐसे लगा दिए, ठीक, ऐसे सीरीज में। दूसरा वाला जो ये खाली स्थान था यहाँ से इसके इधर से हम लगाएंगे, ठीक। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, इधर है तो इधर से हम लगाएंगे, ओके। तो एक एटम ऐसे लगेगा, दूसरा एटम इसके ये जो नीचे वाला गैप है उसके यहाँ से लगेगा, ठीक। तो फिर ऐसे लगता जाएगा, बस इसके जस्ट नीचे नहीं लगाना है, इसके जो गैप है इसके बीच से ही लगाते जाना है, ठीक। इसके गैप के नीचे वाले से लगाना है, ओके। तो इस तरह जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो यदि ये ए है तो ये क्या बन जाएगा बी, क्योंकि इसके नीचे अलग से जॉ बन रहा है इसको इसलिए इसको क्या बोलेंगे बी बोलेंगे। इसलिए इसका क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा ए बी टाइप भी इसको बोलते हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को ए बी टाइप भी बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी देखिए एक एटम क्या है 6 लोग से अटैच है, यहाँ देख सकते हैं, इसीलिए इसको क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। तो एक बार फिर से देख लीजिए 2D क्लोज पैकिंग क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है इसमें क्या होता है कि इसमें एक एटम के नीचे उसी के दूसरा एटम रखते हैं, ठीक, एक एटम के जस्ट नीचे रखते हैं, ठीक। इसलिए ये क्या है, ये भी ए है तो ये भी ए हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं ए टाइप। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। दूसरा क्या है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। इसमें क्या होता है एक एटम के जो ये यहाँ है इधर से रखना स्टार्ट करेंगे, ओके। मतलब इसके नीचे ना रख के इसके साइड, मतलब जहाँ इसके खाली स्टैंड है इन दोनों के बीच से रखना स्टार्ट करेंगे, दोनों एटम के बीच से रखना स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो इस तरह जो बनेगा इसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें जो होता है एक एटम 6 लोग से अटैच होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसमें क्या है ए है तो ये दूसरा क्या हो जाए बी होगा, क्योंकि इसके बीच से रखा जा रहा है, इसलिए इसको ए बी टाइप भी बोलते हैं, ओके। अब बात करते हैं 3D क्लोज पैकिंग। इसमें आपको स्ट्रक्चर हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट होगा बनाना, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर नहीं दिखाया। तो इधर पहले हम 2 की बात करते हैं इसमें। तो देखिए ये दोनों बहुत ईजी है, ठीक। ये क्या है, पहला है सिंपल क्यूबिक पैकिंग है, सिंपल क्यूबिक, इसको SCP भी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक पैकिंग, ठीक। पहला है इसमें क्या होता है, ये देखिए जो ये वाला बना है जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, इसी के जस्ट ऊपर रख दीजिए एटम, इसी के जस्ट ऊपर रखते जाइए, जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है इसी के जस्ट ऊपर रखते जाइए एटम, ठीक। तो ऐसे रखते जाइए तो ये बन जाएगा आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग बन जाएगा, ठीक। इसी ये भी जब ए टाइप है तो इसके ऊपर रखते जाएंगे एटम, तो वो भी क्या बन जाएगा ए टाइप बन जाएगा। बस इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा तब 6 हो जाएगा, तो एक एटम 6 लोग से अटैच होने लगेगा, ठीक। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्या है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं। तो ये भी इसी से बना है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बना है, तो इसीलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते हैं। तो इसी के ऊपर एक एक लेयर बनाते जाइए तो क्या बन जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन जाएगा, ठीक। इसलिए ये इसका नाम भी क्या है ए बी टाइप है, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे ए बी टाइप बोलेंगे, ओके। बस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका दोगुना हो जाएगा यानी 12 हो जाएगा। यानी क्या है 3D में बात करें इसका कोऑर्डिनेशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ओके। अब देखिए तीसरा थोड़ा हार्ड है, ये क्या है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसे CCP या फेस सेंटर क्यूब भी बोलते हैं, इसे FCC भी बोलते हैं, ठीक। तो अगला जो है 3D में जो पैकिंग है इसको क्या बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर क्यूबिक पैकिंग भी बोलते हैं, या CCP या FCC भी बोलते हैं, ओके। मतलब ये FCC की तरह इसका यूनिट सेल होता है, इसीलिए इसको FCC भी बोला जाता है, ठीक, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ओके। अब देखिए ये कैसे बनता है ये देख लेते हैं। तो देखिए एक पहला क्या होता है एक हेक्सागोनल का होता है, इसके ऊपर पहले एक हेक्सागोनल वाला लेयर होगा, फिर दूसरा वाला स्क्वायर वाला लेयर होगा, ठीक, इसके नीचे, फिर इसके ऊपर फिर हेक्सागोनल होगा। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, पहले इसका लेयर होगा, फिर इसका लेयर होगा, फिर इसका लेयर आ जाएगा, ओके। पहले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का लेयर होगा, फिर इसका लेयर आ जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, फिर इसको नीचे आ जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का लेयर। देखिए इसमें 3 तरह के बन गए, इसलिए ए बी सी टाइप इसको बोलेंगे, ठीक, क्योंकि इसमें 3 तरह के एटम बन गए।
लग गए, अटैच हो गए, इसलिए ए बी सी टाइप बोलेंगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 12 होता है। ठीक, तो एक बार फिर से लिख लीजिए। थ्री डी में 3 तरह के पाए जाएंगे पैकिंग। एक होता है सिंपल क्यूबिक पैकिंग, इसे एससीपी बोलते हैं। ठीक, एससीपी क्या है, ए टाइप इसको बोलते हैं एससीपी को भी। ठीक, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक, बात करते हैं तो अगला क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इसको एससीपी बोलते हैं। ठीक, ये क्या है, ए बी टाइप का ही पैकिंग है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ठीक, अब बात करते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये क्या है, एफसीसी भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसका यूनिट से जो होता है एफसीसी की तरह होता है, इसलिए इसको एफसीसी भी बोलते हैं, सीसीपी को। ठीक, ये इसकी जो पैकिंग होती है क्या होता है, एबीसी टाइप बोलते हैं पैकिंग। ठीक, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 12 होता है, इसी की तरह। ओके, पर इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। ठीक, हालांकि नहीं दिया है आपके एनसीईआरटी में, पर आप याद कर सकते हैं, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, बहुत अच्छे से पैक होते हैं। ओके, अब बात करते हैं जो एससीपी या सीसीपी वाले थे, जो यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ये इसी दोनों में ही वाइड्स पाए जाते हैं। ठीक, इसी दोनों में ही 2 तरह के वाइड्स पाए जाते हैं। तो देखिए ये इसी दोनों में ही वाइड्स पाए जाते हैं, बहुत 2 तरह के, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसी में 2 तरह के वाइड्स पाए जाते हैं। जो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, इसके वाइड्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा वाइड्स होता है इसका। ओके, तो चलिए पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ वाइड्स इन 3D क्लोज पैकिंग। तो 3D क्लोज पैकिंग में 2 तरह के वाइड्स होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल वाइड्स, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ओके, जो टेट्राहेड्रल वाइड्स है 3 तरह के एटम से मिलकर बनता है ये वाइड्स, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स। जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स है, ये 8 तरह के एटम से मिलकर बनता है ये वाइड्स, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ओके, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इसको याद करना है आपको। यदि क्या है, इफ एन नंबर ऑफ एटम इन एससीपी एंड सीपी, तो देखिए यदि एससीपी और सीपी में एन नंबर ऑफ एटम है, ठीक, यदि उसमें क्या है, एन नंबर ऑफ एटम है। ठीक, हालांकि मैं आपको बता दूं कितने कितने होते हैं, एनसीईआरटी बोले एन नंबर ऑफ एटम है। ठीक, तो यदि आप बता दें तो सीसीपी में जो एटम होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक, ऑलरेडी नंबर ऑफ एटम सीसीपी में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया था सीपीवी का स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है, एफसीसी की तरह होता है। तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 तरह के होते हैं, 4 होते हैं नंबर ऑफ एटम, इसलिए इसमें भी सीसीपी में भी नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक, इसमें कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम 6 होते हैं। ठीक, और जो सीसीपी है इसको एफसीसी की तरह भी बोलते हैं, इसलिए इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4 होते हैं। ओके, तो दोनों याद कर लीजिए। अब देखिए बात करते हैं जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, तो किसी सॉलिड में दोनों तरह के वाइड्स होते हैं। ठीक, सॉलिड में तो ये 3D स्ट्रक्चर, उसमें 2 तरह के वाइड्स होंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी होंगे, टेट्राहेड्रल वाइड्स भी होंगे। जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स है वो n होगा, यदि क्या है, एन नंबर ऑफ एटम है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी कितना होंगे, n ही होंगे। ठीक, जितना एटम होंगे उतना ही क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे। ठीक, अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स, तो क्या होगा, 2 टाइम होगा। ठीक, तो जितने नंबर ऑफ एटम यदि n है तो टेट्राहेड्रल वाइड्स कितना होगा, 2n होगा। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए, यदि क्या है, n नंबर ऑफ एटम है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड जितने एटम उतने ही होंगे। ठीक, अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स, तो क्या होगा, 2 टाइम होगा, यदि n नंबर ऑफ एटम है तो क्या होगा, 2n होगा एटम, 2n वाइड्स होगा टेट्राहेड्रल वाइड्स। ओके, और जैसे मान लीजिए एससीपी सीसीपी के लिए लिखना है, तो सीसीपी में कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने हो जाएंगे, 4। तो सीसीपी में ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने पाए जाएंगे, 4 पाए जाएंगे। बात करते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स, तो टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने हो जाएंगे, इसका 2 टाइम हो जाएगा, यानी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे सीसीपी के लिए। ठीक, अब बात करते हैं एससीपी के लिए, तो एससीपी में के लिए कितने हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, 6 होते हैं नंबर ऑफ एटम एससीपी में, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने हो जाएंगे, 6। ठीक, जितने नंबर है उतने ही होंगे, और टेट्राहेड्रल वाइड्स हो जाएंगे कितने, 12। ठीक, उसका 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पहले याद कर लीजिए आप। ये 2021 का क्वेश्चन है आपके, क्या बोला है क्वेश्चन, राइट द ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। एससीपी के लिए क्या बोला है, मतलब नंबर ऑफ वाइड्स कितने होंगे, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने कितने होंगे, ये पूछा है। तो आपको पता होगा एससीपी में जो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम एससीपी में कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक, नंबर ऑफ एटम, तो ऑक्टाहेड्रल कितने हो जाएंगे, वही 6 होंगे, जितने होते हैं उतने ही होंगे। ठीक, जबकि टेट्राहेड्रल का हो जाएंगे 2 टाइम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, टेट्राहेड्रल 12 हो जाएंगे। ठीक, तो ऑक्टाहेड्रल 6 हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल 12 हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा कि जो क्या पूछा है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल पूछा है, यानी 12 और 6 होंगे। ठीक, टेट्राहेड्रल 12, ऑक्टाहेड्रल 6, आंसर क्या होगा, डी। ओके, नीट 2012 क्वेश्चन है, क्या है, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पर एटम पूछा है। ओके, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पर एटम प्रेजेंट इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पर एटम पूछा है। ठीक, यहाँ पर एटम के लिए पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये चीज पढ़ना इंपॉर्टेंट था। तो क्या नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने होते हैं, पहले ये देखिए, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, एससीपी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी सीसीपी में कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग कितने होते हैं, 4 होते हैं।
नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल बाइट्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। पर हमसे ये थोड़ी ना पूछा है, हमसे क्या पूछा है, ऑक्टाहेड्रल बाइट्स पर एटम पूछा है। ऑक्टाहेड्रल बाइट्स पर एटम मतलब एक एटम के लिए क्या हो जाएगा, यानी एक ही हो जाएगा। मतलब जितने एटम है तो पर एटम यानी उससे डिवाइड करने को बोला, यानी एक होगा, यहाँ 4 आंसर नहीं होगा। ओके, तो जितने एटम उससे डिवाइड कर दीजिए तो यानी ऑलरेडी 1 आ जाएगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट जब पूछे पर एटम तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जितनी वैल्यू वही रख देंगे। ठीक, यदि इसी के लिए पूछ दे टेट्राहेड्रल बाइट तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, 2 टाइम होता है क्योंकि इससे क्या होगा 2 हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं 2004 के क्वेश्चन। देखिए इस पे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, जो फॉर्मुला बनाने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक, आपके नीट में क्या क्वेश्चन है, एक कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट एक्स एंड वाई क्रिस्टलाइन इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक, एक कंपाउंड क्या है, किससे बनता है, एक कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट एक्स एंड वाई, तो 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है कंपाउंड एक्स और वाई क्रिस्टलाइन। ठीक, तो किसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एक्स और वाई 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है कंपाउंड। ठीक, फिर क्या बोला है, इन अ क्यूब स्ट्रक्चर इन विच एटम आर द एट द कॉर्नर, जो एटम एक्स है, इन विच द एटम एक्स एटम आर एट कॉर्नर, तो जो एक्स एटम है वो कहाँ पे है, कॉर्नर ऑफ द क्यूब, तो सभी कॉर्नर पे है। एक्स एटम कहाँ पे है, सभी के कॉर्नर पे हैं, क्यूब के कॉर्नर पे हैं। एंड द वाई एटम आर एट द फेस ऑफ सेंटर, तो क्या है, जो वाई एटम कहाँ पे, फेस सेंटर पे है। ठीक, वाई एटम कहाँ पे, फेस सेंटर, जो एक्स एटम कहाँ पे, कॉर्नर पे, वाई एटम कहाँ पे, फेस पे। देन फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का, ये पूछ रहा है। ठीक, तो क्या बोला, एक्स कहाँ पे है, सभी कॉर्नर पे है, तो एक्स क्या है, सभी कॉर्नर पे हो जाएंगे। तो आपको पता होगा कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है, तो क्या है 8 इंटू 1/8 हो जाएगा। ठीक, कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है 1/8, तो एक्स का एटम कितने हो जाएंगे, एक्स का एटम 1 हो जाएंगे। ठीक, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब बात करते हैं वाई, वाई कहाँ पे है, सभी के फेस पे है। ठीक, वाई क्या है, सभी के फेस पे, वाई एटम है सभी के फेस पे, यानी कि कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने ऑलरेडी बताया आपको कितना होता है, 1/2, इसका आधा होता है फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 1/2 यानी कितने एटम हो गए, वाई पे 3 एटम हो गए। ओके, तो चलिए अब फॉर्मुला लिख लेते हैं। तो फॉर्मुला लिखने क्या होगा, एक्स क्या है 1 है, तो एक्स 1 हो गया, वाई कितना है 3 है, तो 3 हो गया। बस आपका फॉर्मुला ये बन गया एक्स वाई, तो जो है वही लिख दीजिए। तो एक्स कितना है 1 है, एक्स 1, वाई कितना है 3। ठीक, तो एक्स वाई 3 हो जाएगा, आंसर कौन सा होगा, ए। ओके, तो ये फॉर्मुला बनाने वाला क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ये नीट 2019 क्वेश्चन है, क्या है, एक कंपाउंड इज फॉर्म बाय केटायन सी एंड एनायन ए, एक कंपाउंड किससे मिलकर बनता है, केटायन और केटायन सी और एनायन ए से मिलकर बनता है। जो एनायन है, एनायन फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एससीपी लेटेक्स, तो क्या बोला, एनायन फॉर्म करता है, एनायन क्या फॉर्म करता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेटेक्स, तो हेक्सागोनल के क्लोज में हेक्सागोनल लेटेक्स फॉर्म करता है जो एनायन है। ठीक, और जबकि जो केटायन है, जो केटायन क्या ऑक्यूपाइड करता है, केटायन ऑक्यूपाइड करता है 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल बाइट्स, जो केटायन क्या है 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल बाइट्स को ऑक्यूपाइड करता है, मतलब वहाँ पे पाया जाता है। ठीक, तो फिर देख लीजिए, जो एनायन है कहाँ पे क्या फॉर्म करता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्लोज लेटेक्स को बनाता है, जबकि केटायन क्या है कहाँ पे पाया जा रहा है 75%, तो 75% जो केटायन कहाँ पे पाया जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल बाइट्स पे पाया जाता है। ठीक, देन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, दिस कंपाउंड का क्या फॉर्मूला हो सकता है, यही हमसे पूछ रहे हैं। ओके, तो देखिए क्या है, ए कहाँ पे पाया जा रहा है, जो ए एटम कहाँ पे है, एनायन जो है कहाँ पे पाया जा रहा है, एससीपी मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पे पाया जा रहा है, या वही भी बना रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो क्या है, कितने एटम है, यानी इसके 6 एटम है। ठीक, कि एससीपी में कितने एटम होते हैं, 6 एटम होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था। तो एनायन का बना रहा है, क्या बना रहा है, एससीपी बना रहा है, यानी इसका एटम क्या हो गया, एनायन के लिए एटम 6, तो एनायन की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। अब बात करते हैं केटायन, तो केटायन क्या है 75% केटायन क्या करता है, ऑक्यूपाइड करता है ऑक्टाहेड्रल बाइट्स को, तो 75% एटम क्या करता है, जो केटायन है क्या करता है, ऑक्टाहेड्रल बाइट्स बनाता है। तो मैंने बताया था जितने भी, तो ऑक्टाहेड्रल बाइट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम के बराबर होते हैं, तो जितने भी एटम है इसमें उतने ही क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल बाइट्स भी होंगे। ठीक, तो ऑक्टाहेड्रल बाइट्स क्या हो जाएंगे, जितने ऑक्टाहेड्रल बाइट्स, जितने एटम होंगे उतने क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल बाइट्स होंगे। एटम कितना है 6 हैं, तो ऑक्टाहेड्रल बाइट्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। लेकिन क्या बोला 75%, पूरा नहीं, क्यों 75% ही इस पर पाया जा रहा है। ठीक, तो सी का क्या हो जाएगा 75%, यानी कितना हो जाएगा 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 पार्ट लिख सकते हैं 75 को। ठीक, तो 6 इंटू 3/4 हो जाएगा ये। ठीक, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इंटू 3/4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कितने पे पाया जा रहा है ऑक्टाहेड्रल बाइट्स, तो 75% पे ही पाया जा रहा है, तो 6 इंटू 3/4 हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला देखिए सिंपल सा हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए कितना है 6 है, ए 6 हो जाएगा, और जो सी है इसको मैं काट नहीं रहा हूँ, अभी चाहता तो काट सकता था, तो सी कितना है 6 इंटू 3/4 हो जाएगा। ठीक, सी कितना है 6 इंटू 3/4, लेकिन देखिए यहाँ पे 6 को बराबर है, आप चाहे तो डिवाइड करके काट सकते हैं। ठीक, 6 इक्वल है, यहाँ से कट गया। अब देखिए क्या बचा आपका, ए सी 3/4 बचा। ठीक, यहाँ 6 कट गया, दोनों में इक्वल था। ठीक, तो फॉर्मूला क्या है, ए सी 3/4 बचा, और यहाँ से 4 के यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, तो क्या होगा A4, और यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं तो 1 मानते हैं,
ठीक। तो A4 हो गया 3, C3 हो गया। ओके, आंसर क्या होगा C। ठीक, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा A4C3, आंसर क्या होगा C। क्या है A4 है, C3 है। ठीक, अब बात करते हैं रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो क्या है, केटायन का रेशियो, रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एनायन का, यानी केटायन के रेडियस का रेशियो और एनायन के रेडियस का रेशियो होता है। ठीक, रेडियस रेशियो क्या है, केटायन के रेडियस का अपॉन एनायन का रेडियस। ओके, इंपॉर्टेंट याद कीजिए, रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस अपॉन सॉरी रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन होता है। ओके, अब देखिए इसकी वैल्यू आपको याद करनी होगी, आपके हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है पर सर लोग याद कराते हैं इसलिए आपको याद करना जरूरी है। ठीक, बात करते हैं, आपके क्वेश्चन भी आया नेट में, सबसे ज़्यादा NaCl के लिए आया है, तो NaCl का वैल्यू याद भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन आपको ये याद करना है। तो देखिए सबसे पहला ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, ट्राइगोनल प्लेनर इसका एग्जाम्पल है B2O3 यानी बोरान ट्राईऑक्साइड भी इसको बोलते हैं। ठीक, देखिए ट्राइगोनल प्लेनर होता है B2O3, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 3, ट्राइगोनल प्लेनर इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 याद कर सकते हैं। इसका जो रेडियस का रेशियो होता है कहाँ से कहाँ तक के रेंज का आ सकता है, 0.1155 से लेकर 0.225 तक हो सकता है। इसके रेडियस का रेशियो क्या हो सकता है, 0.155 से लेकर 0.255 तक हो सकता है। ठीक, अगला क्या है, ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल है। ट्राइगोनल के बाद क्या है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, इसका एग्जांपल है जिंक सल्फाइड। ओके, ZnS इसका एग्जांपल है। ठीक, टेट्राहेड्रल का एग्जांपल क्या है, ZnS, इसका कोऑर्डिनेशन टेट्राहेड्रल इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, इसका रेडियस का रेशियो कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, 0.225 से लेकर 0.414 तक हो सकता है। ठीक, इसी के रेंज का हो सकता है। इसके रेडियस का रेशियो आप लेंगे तो क्या आ सकता है, 0.225 से लेकर 0.414 तक आ सकता है। ठीक, अब बात करते हैं अगला क्या है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट इसी के बारे में पूछता है। ऑक्टाहेड्रल जो होता है इसका एग्जांपल क्या है, NaCl। इस पर बहुत क्वेश्चन आए हैं, बहुत क्या एक ही बार क्वेश्चन आया नेट में। ठीक, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या है NaCl, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6 होता है। इसका रेडियस का रेशियो क्या होता है, 0.414 से लेकर 0.732 तक होता है। इसके रेडियस का रेशियो याद कर लीजिए, 0.414 से लेकर 0.732 तक होता है। अगला क्या है, बॉडी सेंटर। ठीक, अगला इसके बाद क्या है, बॉडी सेंटर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ठीक, इसका एग्जांपल क्या है, सीजियम क्लोराइड है। इसका जो रेंज होता है 0.732 से लेकर 1 तक होता है। ठीक, ये आपका NCERT में नहीं है पर पूछा है क्वेश्चन। ठीक, आपके टेस्टों में भी आता है इससे क्वेश्चन। ठीक, बस इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो जब भी आपको NaCl का केटायन और एनायन का रेशियो पूछे, ठीक, केटायन एनायन का रेशियो पूछे तो अब याद कर लीजिए 0.414 होगा। ठीक, NaCl के लिए, किसके लिए, NaCl के लिए। तो सिंपल से एक क्वेश्चन पूछता है इसी पे भी आया भी है। तो NaCl के जब भी पूछे तो केटायन एनायन का रेशियो तो 0.414 तक लिख दीजिए, आपको यही होगा आंसर। ओके, इसी के इक्वल होगा। देखिए आपके नीट में एक ही बार क्वेश्चन आया इससे, रेडियस रेशियो से। ठीक, क्या पूछा, द सॉलिड कंपाउंड XY हैज़ NaCl स्ट्रक्चर। एक सॉलिड कंपाउंड है, ये क्या है, XY है, जिसका NaCl स्ट्रक्चर। इफ़ रेडियस ऑफ केटायन इज 100 पिकोमीटर, तो केटायन का रेडियस दे दिया 100 पिकोमीटर का। जो केटायन का रेडियस है कितना है, 100 पिकोमीटर का है। द रेडियस ऑफ एनायन इज, तो एनायन का रेडियस क्या होगा, हमसे ये पूछा है। ठीक, ये कौन सा कंपाउंड है, NaCl कंपाउंड है। आपको NaCl कंपाउंड में आपको याद हो, हमने बताया था अभी कि इसका जो रेंज आता है कहाँ से होता है, 0.414 से लेके 0.723 तक आता है। ठीक, तो NaCl के लिए हम सीधे लिख सकते हैं, रेडियस रेशियो क्या है, मतलब केटायन और एनायन का रेशियो हम क्या लिख सकते हैं, 0.414 लिख सकते हैं। ठीक, NaCl के लिए, क्योंकि इसका रेंज इधर ही से स्टार्ट ही होता है, तो 0.414 लिख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं केटायन की वैल्यू ऑलरेडी दे दिया, कितना है, केटायन का रेडियस कितना है, 100 दे दिया है। एनायन की हमकी वैल्यू पूछी है। ठीक, और इसकी वैल्यू आपको याद होगी, अब कितना है 0.414, यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, 100/0.414 हो जाएगा। ठीक, इसको आप डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा 241.5 आएगा। तो इसको डिवाइड करके आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया आपके नीट में, आंसर क्या हो जाएगा C। ओके, अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो किसी यूनिट सेल का डेंसिटी क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपल से याद कर लीजिए, D/Z/m/n/a³। मुझे बहुत पहले से याद है। ठीक, D/Z/m/n/a³, इसको याद करना बहुत जरूरी है, D/Z/m/n/a³। ठीक, जहाँ Z क्या नंबर ऑफ एटम पर सेल है। ठीक, नंबर ऑफ एटम होता है, जो आप तो जानते हैं, जो सिंपल के लिए क्या होता है, सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है 1 होता है, और BCC के लिए क्या होता है 2 होता है नंबर ऑफ एटम, और FCC के लिए क्या होता है 4 होता है। ठीक, अब बात करते हैं M क्या मोलर मास है। ठीक, मोलर मास सबके लिए आप जानते ही हैं। एक है एज लेंथ है, एक है एज लेंथ है A³ जो है। ठीक, और Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.23 × 10⁻23 होती है। ठीक, एक बार फिर से याद कर लीजिए, डेंसिटी D बराबर क्या होता है, Z/m/n/a³ होता है। ओके, नीट 2018 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
आयरन एग्जिबिट बीसीसी स्ट्रक्चर ऑफ रूम टेम्परेचर। तो आयरन क्या एग्जिबिट करता है बीसीसी स्ट्रक्चर कब, रूम टेम्परेचर पे, ठीक। एवं 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक करने पर इट्स ट्रांसफर टू एफसीसी स्ट्रक्चर। तो 900 टेम्परेचर ज़्यादा देने पे, 900 से ज़्यादा टेम्परेचर देने पे किस में बदल जाता है, एफसीसी में बदल जाता है स्ट्रक्चर में, ठीक। तो बीसीसी जो आयरन है किस में है, बीसीसी स्ट्रक्चर में। जब रूम टेम्परेचर में था, जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो क्या बन गया, एफसीसी बन गया, ठीक। तो बोला है द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू डेट ऑफ 900 डिग्री सेंटीग्रेड। हमसे रेडियस ऑफ मतलब कि डेंसिटी का रेशियो पूछा है डेंसिटी का, कब, जबकि एक बार रूम टेम्परेचर पे, एक कब है 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब एक बार बीसीसी का, मतलब सीधे से ये पूछना चाहता है कि बीसीसी का और एफसीसी के रेडियस का रेशियो क्या होगा, हमसे ये पूछना चाहता है, ठीक। क्योंकि एक बार रूम टेम्परेचर क्या है, बीसीसी है, और क्या है, जब टेम्परेचर 900 डिग्री से अधिक हो गया तो क्या बन गया, एफसीसी बन गया। तो इन दोनों का ही रेशियो पूछा है, ठीक, इन दोनों की डेंसिटी का रेशियो ही पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला भी है ब्रैकेट में, एज्यूमिंग मोलर मास एंड एटॉमिक रेडियाई ऑफ आयरन मेटल रिमेन कांस्टेंट विद टेम्परेचर। तो यहाँ बोला मोलर मास भी है, एटॉमिक रेडियाई, मोलर मास, एटॉमिक रेडियाई, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ये सब हमें बता दिया, ओके। तो हमें क्या पूछा है, बीसीसी और एफसीसी के डेंसिटी का रेशियो पूछा है, ठीक। तो आपको पता होगा डेंसिटी बराबर क्या होता है, डी बराबर जेड गुणे एम अपॉन एन इंटू ए क्यूब, जहाँ एन है तो इक्वल होगा, ठीक, क्योंकि रेशियो लेना है तो एन इक्वल होगा, ठीक। जेड की सॉरी जेड नहीं अलग, जो एम मोलर मास भी बोला इक्वल होगा, ठीक। तो यानी जो डेंसिटी होगा क्या होगा, प्रपोर्शनल होगा किसके, जेड अपॉन ए क्यूब के प्रपोर्शनल होगा, ओके। तो डेंसिटी किसके प्रपोर्शनल है, जेड अपॉन ए क्यूब के प्रपोर्शनल है, ठीक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d1/d2 बराबर इसके प्रपोर्शनल है जेड के, इसलिए उसको ऐसे लिख सकते हैं z1/z2, जबकि ए क्यूब के क्या इन्वर्सली प्रपोर्शनल है, इसलिए इसके लिए उल्टा हो जाएगा, यानी कि a2/a1 हो जाएगा का क्यूब, ठीक, a2/a1 का क्यूब, ओके। अब देखिए जो बीसीसी है इसके लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू 2 होती है, और ए की वैल्यू देखिए, हमें रेडियस हमें हमेशा क्या याद करते हैं, √3/4a याद करते हैं, तो ए क्या हो जाएगा, 4r/√3 हो जाएगा। इसके लिए एज लेंथ क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 4r/√3 हो जाएगा इसके लिए एज लेंथ, ठीक। बात करते हैं एफसीसी के लिए, एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू जेड होती है, जेड की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, और इसका एज लेंथ क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या होता है, √2/4 होता है ये, ठीक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 4r/√2 हो जाएगा, 4r/√2, ठीक, एज लेंथ। बस अब रेशियो ले लीजिए, अभी हमने निकाला बीसीसी अपॉन एफसीसी का रेशियो क्या हो जाएगा, z1/z2 इंटू इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ए क्यूब के इन्वर्सली होता है, इसलिए क्या होगा, a2/a1 का क्यूब होगा, ओके। बस वैल्यू रखिए अब, तो इसको बीसीसी के लिए क्या है 2 है, और एफसीसी के लिए क्या है 4 है, 2/4 हो जाएगा। और इसके लिए क्या है, जबकि इसके लिए उल्टा रखना है हमको, यानी पहले एफसीसी रखेंगे, तो एफसीसी का क्या होगा 4r/√2 हो जाएगा, और बीसीसी का क्या होगा 4r/√3 होगा, ठीक। इन दोनों का ले लेंगे, 4r से 4r कट जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ठीक, √3 ऊपर चला जाएगा, √3/2 हो जाएगा का क्यूब, इंटू ये कट जाएगा 1/2, तो 1/2 इंटू √3/√2 का क्यूब हो जाएगा। तो देखिए 1/2 तो ये रहेगा ही, देखिए इसको क्यूब करेंगे तो 3 के प्ले इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू √2 3 हो जाएगा इसका क्यूब करने पे, √3 का क्यूब करने पे क्या होगा 3√3 हो जाएगा, जबकि √2 का क्यूब करने पे क्या होगा 2√2 हो जाएगा, ओके। तो देखिए क्या होगा 2 to 4 हो गया, तो 3/4 √3/√2, तो 3√3/4√2 हो जाएगा, ओके। आंसर ये होगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा डी क्या हो जाएगा √3/4√2, ओके। अब बात करते हैं इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड में क्या क्या डिफेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमको पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट के बारे में, ओके। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट अराउंड अ पॉइंट या एटम, तो किसी एटम में डिफेक्ट हो उसे ही कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट, ओके। अब बात करते हैं जो पॉइंट डिफेक्ट ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्टोमेटिक डिफेक्ट, एक होता है नॉन स्टोमेटिक डिफेक्ट, ठीक। स्टोमेटिक डिफेक्ट क्या होगा, नाम से है स्टोमेटिक डिफेक्ट, ऐसा डिफेक्ट जिसके स्टोमेटिक में चेंज नहीं होगा, इसके स्टोमेटिक चेंज नहीं होगा, ठीक। अब रिएक्शन के सामने जो स्टोमेटिक लिखते हैं वो चेंज नहीं होगा, ठीक, तो इसके स्टोमेटिक में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन नॉन स्टोमेटिक डिफेक्ट में क्या होता है, इसके स्टोमेटिक में चेंजिंग आएगी, ठीक, चेंज ऑफ स्टोमेटिक, ओके। और जो कि स्टोमेटिक होता है इसके स्टोमेटिक में बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक। अब बात करते हैं स्टोमेटिक डिफेक्ट कितने तरह के हैं, ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है नॉन आयनिक में, एक होता है आयनिक में, ओके। तो देखिए नॉन आयनिक में 2 है, एक वैकेंसी डिफेक्ट है, एक इंटरस्टेडियल डिफेक्ट है। नॉन आयनिक में 2 पढ़ना है, एक है वैकेंसी डिफेक्ट, एक है इंटरस्टेडियल डिफेक्ट। नाम से वैकेंसी मतलब वैकेंस हो जाना, मतलब खाली स्थान आ जाना, मतलब एटम गायब हो जाना, ठीक। तो वैकेंसी में क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा कि मिसिंग ऑफ 2 एटम, 2 सिमिलर एटम जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे, ठीक। क्या हो जाएगा, 2 सिमिलर जो एटम होंगे वो क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे, ठीक। एक साथ 2 सिमिलर एटम मिस होंगे, जिससे क्या होगा कि इसके स्टोमेटिक में डिफेक्ट नहीं आएगा। 2 सिमिलर एटम जब मिस हो जाएंगे तो इसके स्टोमेटिक में ओवरऑल डिफेक्ट नहीं आएगा, ओके।
जब एक गायब होता है तो डिफेक्ट आता है, जब दो साथ में गायब हो गए तो इसके स्टोमेटिक में कोई डिफेक्ट नहीं है, मतलब चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक, तो यही बोला है कि मिसिंग ऑफ एटम, कोई टू एटम जो सिमिलर एटम होंगे वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। यही एनसीईआरटी बोलता है, दो सिमिलर एटम हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। ठीक, तभी ये डिफेक्ट आता है, वैकेंसी डिफेक्ट। इससे क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। ठीक, तो डेंसिटी इससे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगला क्या है, इंटरस्टेडियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टेडियल डिफेक्ट कुछ है नहीं। तो देखिए क्या है, सभी एटम ऐसे रॉ में लगे हैं लाइन से, लेकिन ये वाला जो है अपने रॉ से निकल के इंटरस्टेडियल स्पेस में आ जाता है। ये एटम गायब नहीं हुआ, केवल क्या हुआ, इसी के यहाँ से अपने जगह से हट के कोई इंटरस्टेडियल जो स्पेस था उसी में आके लग गया। तो ये गायब नहीं हुआ, केवल क्या हुआ, इंटरस्टेडियल स्पेस में आके रुक गया। ठीक, उधर ही आ गया। ठीक, तो एनसीईआरटी क्या बोलता है, एटम जो है मूव कर जाता है एट इंटरस्टेडियल साइड। तो एटम यहाँ पे गायब नहीं हुआ, क्या हुआ, केवल जो रॉ में लगा था क्या हो गया, मूव करके इंटरस्टेडियल साइड में आके बस लग गया। ठीक, इसलिए इसको इंटरस्टेडियल डिफेक्ट करेंगे। और इसमें क्या है, वैकेंसी में क्या होगा कि दोनों साथ में एटम गायब होंगे। ठीक, जिससे क्या होगा, स्टोमेटिक में चेंजिंग नहीं आएगी, दोनों साथ में गायब होंगे, लेकिन डेंसिटी से डिक्रीज होगा। इसमें क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज नहीं होता है, डेंसिटी डज नॉट डिक्रीज। ठीक, डेंसिटी डज नॉट डिक्रीज। ठीक, इसमें डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है। ओके, कांस्टेंट रहता है डेंसिटी। थोड़ा गड़बड़ हो गया लिखने में, बस आप याद कर लीजिए, मैं जैसे बता रहा हूँ अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा। इसमें डेंसिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्या है कि अपने जगह पे ही उड़ के आ गए, मतलब अपने जगह से हट के कोई इंटरस्टेलर स्पेस में आ जाता है। ठीक, बस सेम इसी की तरह क्या है, आयन में क्या है, इसको नाम दे दिए, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इसको अपना अपना नाम दे दिए इन्होंने। ठीक, तो आयनिक में कुछ है नहीं, आयनिक में इन्होंने अपना नाम दे दिया। तो आयनिक में क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट है, और अगला क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट है। तो ये क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट जो है इसी की तरह वैकेंसी डिफेक्ट की तरह ही है। शॉर्ट की में क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट की तरह, बस ये क्या है, आयन में इसलिए अपना नाम दे दिए साइंटिस्ट ने, इसलिए उसको बोल दिया शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक, और दूसरा क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, ये एकदम वैकेंसी डिफेक्ट की तरह है। इसमें क्या होता है कि क्या होता है, पॉजिटिव किस में होता है, आयन वाले में होते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट किसमें देखने को मिलते हैं, आयंस वाले में दिखेंगे। ठीक, तो हमें आयंस में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, सभी एटम लाइन से लगे होते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लगे होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में हट जाते हैं, पॉजिटिव भी हट गया अपने जगह से, नेगेटिव भी हट गया, दोनों साथ में हट गए, दोनों की वैकेंसी आ गई। ठीक, इससे क्या हुआ कि ओवरऑल स्टोइकोमेट्रिक तो डिफेक्ट नहीं हुआ, जब क्या है पॉजिटिव भी हटा नेगेटिव भी हटा, जिससे क्या हुआ, स्टोमेटिक में चेंजिंग नहीं हुई। ठीक, दोनों साथ में हटे इसलिए स्टोमेटिक में चेंजिंग नहीं हुई। ठीक, यदि खाली एक हटता तो इसके स्टोइकियोमेट्रिक्स में अंतर आ सकता था, लेकिन क्या है, दोनों साथ में गए इसलिए इसके स्टोइकियोमेट्रिक्स में कोई अंतर नहीं आएगा। अगला क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट किसके तरह, इंटरस्टेरियल डिफेक्ट की तरह है। इसमें क्या होगा, कोई या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव आयन अपने जगह से उड़ के कोई इंटरस्टेरियल स्पेस में आ गए। ठीक, अपने जगह से हट के कहीं इंटरस्टेरियल स्पेस में आकर रुक गए। ठीक, तो क्या बन गया, फ्रैंकल डिफेक्ट। इसी के बारे में अच्छे से मैं आपको लिख के भी दिखाता हूँ। तो देखिए आपके आयन में दो तरह के डिफेक्ट पाए जाते हैं, एक होता है शॉर्ट की डिफेक्ट, एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों क्या होते हैं, अपने जगह से क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है, वैकेंसी आ जाता है। तो एनसीईआरटी क्या लगता है, केटायन एनायन मिसिंग। तो केटायन एनायन दोनों की मिसिंग होती है साथ साथ। ठीक, इससे क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक्स में कोई अंतर नहीं आएगा, बस इसका क्या है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसकी जो पहले डेंसिटी थी उससे क्या होगी, कम हो जाएगी। ओके, इसका एग्जांपल क्या देता है एनसीईआरटी, NaCl, KCl और AgBr, इसका एग्जांपल है। ओके, अगला क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, ये एकदम ये इंटरस्टेरियल की तरह ही है, बस इसको नाम दे दिया गया आयनिक वाले में। इसमें क्या हुआ कि जो पॉजिटिव वाला था ये क्या हुआ, अपने जगह से निकल के इंटरस्टेरियल स्पेस में आकर रुक गया। तो क्या है, पॉजिटिव वाला जो आयन था मूव करके कहाँ चला गया, इंटरस्टेरियल स्पेस में चला गया। ठीक, तो ये इसमें गायब नहीं हुआ, केवल क्या हुआ, अपने जगह से हिल के कहीं दूसरी जगह पे आ गया। ओके, तो ये क्या है, स्मॉल आयन मूव्स टू इंटरस्टेरियल साइड। तो कुछ छोटे वाले आयन्स होते हैं वो क्या होता है, मूव करके कहाँ चले जाते हैं, इंटरस्टेरियल साइड में चले जाते हैं। ठीक, इसमें गायब नहीं हुआ है। ठीक, इसमें क्या है, डेंसिटी डज नॉट डिक्रीज। तो डेंसिटी इसमें डिक्रीज नहीं होता है। इसका एग्जांपल है AgBr, AgCl, AgBr। तो AgBr दोनों में है, दोनों का एग्जांपल है AgBr इसमें भी है, AgBr इसमें भी है। ठीक, तो शॉर्ट की डिफेक्ट का एग्जांपल आपको बहुत सिंपल है, याद कर लीजिए, जितने भी आपके जो हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाले हैं ना, जो एस ब्लॉक के, वही होंगे। ओके, तो क्या सोडियम, पोटेशियम, हीलियम, लिथियम, ये सब वाले होंगे। ओके, और इसके क्या होंगे, AgCl, AgBr, ये Ag वाले होंगे इसके। फ्रैंकल डिफेक्ट का एग्जांपल आपको सिंपल से याद करना है, तो AgCl, AgBr वाले होंगे। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें क्या होगा, इसके स्टोइकियोमेट्रिक में कोई चेंजिंग नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक, इसमें दो होते हैं, नॉन आयनिक होता है, एक होता है आयनिक। नॉन आयनिक में क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट। इसमें क्या होगा, कोई एक एटम, दो एटम साथ साथ वैकेंस हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, इसके स्टोइकियोमेट्रिक में कोई चेंजिंग नहीं है, बस क्या होगा, डेंसिटी इसका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं इंटरस्टेरियल डिफेक्ट। इसमें क्या होगा, कोई एटम अपने इंटरस्टेरियल स्पेस में चला जाएगा। ठीक, इससे इसकी डेंसिटी तो डिक्रीज नहीं होगी। ठीक,
अब बात करते हैं आयनिक में। आयनिक में इसको इन्होंने अपना अपना नाम दे दिया बस, क्योंकि ये आयन में था। तो पहला था शॉर्टकट इफेक्ट। ठीक, शॉर्टकट इफेक्ट में क्या होता है, शॉर्ट कर जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, साथ में गायब होंगे, जिससे क्या होगा, इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, अगला है फ्रैंकल इफेक्ट। फ्रैंकल इफेक्ट में क्या है, कोई छोटा वाला आयन क्या हो जाएगा, मूव करके इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, फ्रैंकल इफेक्ट। ओके, ये क्या होगा, सोडियम पोटेशियम ये सब में पाया जाएगा। ठीक, सोडियम पोटेशियम वाले में। और इसके है AgCl AgBr, तो AgBr दोनों में कॉमन होगा एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल भी याद करना है। इसके बाद अगला क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक में चेंजिंग आएगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें हमको दो पढ़ना है हमको, इसमें दो। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल का एक्सेस हो जाना। एक होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, तो एक बार मेटल की कमी हो जाना, एक बार मेटल का एक्सेस हो जाना। ठीक, दोनों पढ़ना है। तो मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है, मेटल का एक्सेस कैसे हो सकता है, या तो क्या हो, एनायन अपने जगह से गायब हो जाए, एनायन की या तो एनायन गायब हो जाए, या तो एनायन इसमें, या तो केटायन क्या हो जाए, आ जाए। ठीक, तो मेटल कैसे एक्सेस हो सकता है, यानी कि केटायन की वैल्यू एक्सेस होगी तभी क्या होगा, मेटल एक्सेस होगा। ठीक, तो मेटल एक्सेस कैसे बनेगा, जब क्या हो, या तो एनायन अपने जगह से गायब हो जाए, या तो क्या हो जाए, इसमें एक केटायन आ जाए। ठीक, केटायन आ जाए तो क्या होगा, मेटल एक्सेस हो जाएगा। इसमें देखिए ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू एनायन वैकेंसी। एनायन की वैकेंसी से क्या होता है, तो जब क्या होता है, केवल खाली एनायन वैकेंसी हो, तो देखिए यहाँ पे क्या हो, खाली एनायन वैकेंसी हो रही है। तो जब खाली एनायन वैकेंसी होगा तो यानी क्या होगा, इसके स्टोइकियोमेट्रिक में चेंजिंग तो आएगी। इसमें क्या होता था, जो आपके शॉर्टकट इफेक्ट आपने पढ़ा था उसमें क्या होता, दोनों गायब होते थे। ठीक, इससे क्या होता है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक में कोई अंतर नहीं आता था। ठीक, जबकि क्या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, इसीलिए इसमें क्या है, खाली एनायन गायब हो रहा है। ओके, तो देखिए इसमें खाली एनायन गायब होने से क्या बन जाएगा, इसमें एफ सेंटर बन जाता है। ठीक, इसकी वैकेंसी को बोला जाता है एफ सेंटर। तो इसमें जो खाली एनायन जब गायब होगा तो इसमें क्या होगा, एक एफ सेंटर बनता है, इसकी वैकेंसी जो बनती है उसको बोलते हैं एफ सेंटर। ठीक, तो खाली एनायन के गायब होने से जो वैकेंसी बनती है उसको बोलते हैं एफ सेंटर। ये एफ सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो एफ सेंटर है रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ NaCl ऑफ येलो। ठीक, तो जो एफ सेंटर है ये रिस्पॉन्सिबल है कलर ऑफ NaCl। तो जो आपने नमक देखा होगा येलो कलर का हो जाता है, ये किसके कारण होता है, एफ सेंटर के कारण होता है। ठीक, यानी जो वैकेंसी आती है उसी कारण होता है ये आपका जो NaCl कभी कलर नमक आपका येलो कलर का दिखने लगता है, येलो इस। एक बार फिर से देख लीजिए, एनायन जब गायब होगा तो वहाँ वैकेंसी आएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफ सेंटर बोलेंगे। इस वैकेंसी को क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। एफ सेंटर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, NaCl में कलर के लिए। ठीक, तो इसी के कारण जो कलर हमको शो होता है NaCl में। ठीक, NaCl का येलो कलर शो होता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल है एनायन वैकेंसी का NaCl लिथियम, NaCl और LiCl लिथियम क्लोराइड है। ओके, सोडियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड। तो अब इसका एग्जाम्पल शॉर्टकट की तरह याद कर सकते हैं। शॉर्टकट में भी हमने यही याद किया था एग्जाम्पल। ठीक, तो अब शॉर्टकट की तरह भी याद कर सकते हैं। ओके, और शॉर्टकट में भी क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का गायब होते हैं अपने जगह से, तो अब इसीलिए याद कर सकते हैं एग्जाम्पल। तो आप कंपेयर करके एग्जाम्पल याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। अब बात करते हैं ड्यू टू एक्सेस ऑफ केटायन। तो केटायन एक्सेस हो जाए तो क्या होगा, ठीक, तो केटायन जब एक्सेस होगा तो भी मेटल क्या होगा, एक्सेस आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं, और देखिए खाली केटायन आया इसलिए क्या होगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। ठीक, इसके स्टोइकियोमेट्रिक्स में चेंजिंग तो आएगी ही। ठीक, एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरस्टेजियल साइट, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा छोटे छोटे केटायंस आ जाते हैं कहाँ, इंटरस्टेजियल साइट में आके लग जाते हैं। ठीक, जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं होता था। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता था, यही वाला जो केटायन होता था ये घस सके कल यहाँ आ जाता था इंटरस्टेजियल स्पेस में, जबकि यहाँ क्या है, बाहर से एक्स्ट्रा केटायन यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, इसका एग्जांपल सिंपल से याद करना है, हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को जो हीट करते हैं वही इसका एग्जांपल है। ठीक, क्या होता है, जिंक ऑक्साइड पर क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक, जैसे आप उसको हीट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, केटायन अपने आप निकलने लगते हैं। ठीक, तो हीटिंग करने से क्या होता है, सॉरी केटायन क्या होता है, एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो क्या जिंक केटायन एक्स्ट्रा आ जाते हैं, यानी कि जो जिंक है क्या ऐसा मतलब बनेगा, जिंक Zn2 प्लस हाफ O2 प्लस O2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक, जिससे इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। ठीक, तो पहले जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर का था, जब इसको हीट करने में क्या बन गया, येलो कलर का बन गया। ये इसका एग्जाम्पल है, ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन का एग्जाम्पल यही है। ओके, तो NCERT की एक लाइन को मैं क्लियर करता हूँ आपके। ये नीट 2006 का क्वेश्चन है, क्या है, द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड एल्कलाई अर्थ मैटर इन जनरली ड्यू टू। तो एल्कली अर्थ मैटर में जो मैंने जो सोडियम क्लोराइड है इस समय हमको कलर किसके कारण दिखता है। ठीक, तो अभी हमने आपको बताया जो सोडियम क्लोराइड है उसका कलर येलो हो जाता है, किसके कारण, एफ सेंटर के कारण। ठीक, एफ सेंटर कैसे आता है, मेटल के अरे एनायन की डिफिशियंसी, एनायन की वैकेंसी के कारण आता है। ओके, ऑलरेडी बताया था, आंसर क्या होगा सी। एफ सेंटर कारण बनता है, उसमें क्या येलो कलर का हो जाता है। ठीक, एफ सेंटर क्या है, उसकी वैकेंसी को बोलते हैं, जो एनायन की वैकेंसी। लेकिन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में हमने पहले पढ़ा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, तो मेटल एक्सेस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो ये भी क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का ही है। ठीक, मेटल डिफिशियंसी, जब मेटल की डिफिशियंसी हो जाए। ठीक, मेटल डिफिशियंसी इसमें कैसे होता है, इसमें आपको किसमें पहले दिखेगा, ड्यू टू वेरिएबल वैलेंसी ऑफ मेटल। तो जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक, यानी जिसका ऑक्सीडेशन वेरिएबल होता है, वही में ये आपको दिखने को मिलेगा।
तो वेरिएबल वैलेंसी वाले एटम ही मिलेंगे, जैसे आयरन हो गया, कापर हो गया, निकिल हो गया, जो डी ब्लॉक के एटम होते हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक। तो उन्हीं में ये दिखेगा, ठीक। तो इसका रेशियो कुछ गजब भी आता है, ठीक। इसमें हमेशा आयरन देखिए इस फॉर्म में मिलेगा, कुछ इस फॉर्म में 0.95, मतलब FeO आयरन ऑक्साइड को आपको लिखना है तो कुछ इस फॉर्म में आपको बनेगा 0.95। तो यहाँ पे 1 का रेशियो नहीं होगा, 0.95 का रेशियो होगा, ठीक। तो इस फॉर्म में आपको बनेगा, ठीक। तो कुछ अलग ही इसका फॉर्म बनता है, ओके। ये किसका एग्जाम्पल है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का एग्जाम्पल है, ओके। तो यहाँ से देख ही सकते हैं मेटल में क्या है, जो आयरन में क्या है, कमी है, 0.5 में आ रहा है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं क्या है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है, ओके। अब लास्ट ये जो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, ठीक। इसमें क्या है कि जब क्या देखिए यहाँ पे CSE NCERT बोलता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ स्ट्रॉन्शियम 2+, तो स्ट्रॉन्शियम 2+ के क्या होता है, आने से इन प्लेस ऑफ 2 NaCl आए हैं, ठीक। तो क्या कोई सोडियम क्लोराइड का कोई वो है, ठीक, कोई सोडियम क्लोराइड का कोई क्रिस्टल है, उसमें क्या हुआ कि कोई स्ट्रॉन्शियम घुस गया, ठीक। स्ट्रॉन्शियम क्या हुआ, 2 सोडियम को हटा के अपने घुस गया स्ट्रॉन्शियम, तो ये क्या है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, कोई दूसरा कुछ भी आ गया, कुछ भी अंड का बंड इसमें घुस गया, ठीक। तो NaCl क्रिस्टल था, इसमें क्या बाहर से क्या होता है, केटायन आयन आते थे, या तो सोडियम या तो पॉजिटिव आता था, अभी हमने पढ़ा, ठीक। यानी हमने अभी क्या देखा, मेटल एक्सेस या डिफिशियंसी में क्या होता था, या तो वही सोडियम आता था या क्लोराइड आ जाता था, एक्स्ट्रा आ जाते थे, ठीक। इम्प्योरिटी में क्या कुछ एक्स्ट्रा ही आ गया, यहाँ क्या गया, स्ट्रॉन्शियम आ गया, घुस गया, ठीक। तो यहाँ पे 2 सोडियम हटा के एक स्ट्रॉन्शियम अपने आप घुस गया यहाँ पे, इसे ही कहते हैं क्या, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ 1 स्ट्रॉन्शियम आयन फॉर्जन एटम है ये, इन प्लेस ऑफ 2 सोडियम आयन, ये NCERT लाइन है, ओके। अब देखिए जो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है, इस पे NCERT एक क्वेश्चन देता है, ठीक। NCERT पे एक क्वेश्चन है, आपके नीट में भी एक बार क्वेश्चन आया है इस पे, ओके। देखिए आपके नीट 2019 क्वेश्चन है, उड़ीसा क्वेश्चन है, उड़ीसा में भी हुआ था एक बार नीट का, उसका क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, ये देखिए वही मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट वाला है, देखिए इसमें मेटल क्या है, कुछ इस फॉर्म में पाया जा रहा है, निकिल में क्या है 0.98 O2 के फॉर्म में पाया जा रहा है, तो वही मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट वाला ही है क्वेश्चन। क्या है, फॉर्मूला ऑफ निकिल ऑक्साइड विथ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, क्या है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज निकिल O, मतलब 0.98 ऑक्सीजन है, ठीक, O है। द क्रिस्टल कंटेन Ni2+ एंड Ni3+ आयन, तो ये क्रिस्टल क्या है, दोनों ऑक्सीडेशन शो करता है, कंटेंट क्या है इसमें, Ni2+ भी है, Ni3+ भी आयन है, ठीक। द फ्रैक्शन ऑफ निकिल एग्जिबिट Na2+ आयन इन द क्रिस्टल इज, तो Na2+ का कितना फ्रैक्शन इसमें होगा, तो इसमें दोनों होंगे, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि ये जो है निकिल का इसमें दोनों हैं, ठीक, दोनों ऑक्सीडेशन है, यानी Na2+ वाला भी है, Na3+ वाला दोनों भी है, इसी वाले रेशियो में दोनों का फॉर्म है, ओके। तो हमसे पूछ रहा है कि जो निकिल 2+ है इसका कितना % होगा इसमें, ठीक है। ये निकिल जो है 0.98 में कितना Na2+ होगा, ओके, कितना इसका फ्रैक्शन होगा। देखिए निकिल का फॉर्मूला क्या दिया है, डिफिशियंसी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या दिया, 0.98 निकिल 0.98 इंटू ऑक्सीजन दिया, यही है फॉर्मूला इसका, ठीक। ऐसे बोल दिया निकिल में क्या दोनों हैं, दोनों लोग हैं निकिल में कि दोनों ऑक्सीडेशन शो करता है, ठीक। Na2+ भी है, Na3+ भी है, हमसे क्या पूछा है, Na2 का पूछा है, इसलिए इसको हम x मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू x होगी Na2 की, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसने में से मान लीजिए 0.98 है, उसमें से x घटा दीजिए, इतनी इसकी वैल्यू होगी, ओवरऑल दोनों की वैल्यू इतनी ही है, 0.98 है, दोनों की वैल्यू कितनी है, 0.98 है। यदि इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Na3+ की क्या हो जाएगी, 0.98 माइनस x हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक। फिर क्या ऑक्सीजन 2+ इसका होता है, ठीक, एनायन, ऑक्सीजन कितना होता है, -2 आयन होता है, ठीक। तो ये सभी आप लिख दीजिए, ओके। तो एक बार फिर देख लीजिए निकिल में क्या होगा, दोनों के ऑक्सीडेशन होंगे, ठीक। Na2+ है, इसको हम x मान लेते हैं क्योंकि इसी का पूछा है हमसे, तो Na2+ को x बोल दिए, Na3+ को हमने क्या बोला, 0, ये कितना है पूरी वैल्यू 0.98 है, तो इसमें यदि ये x है तो ये कितना होगा 0.98 माइनस x हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक। और इसमें क्या ऑक्सीजन का भी है, सॉरी ऑक्सीजन क्या -2 है, इसका मतलब आयन हो गया ऑक्सीजन पे, ओके। ऑक्सीजन कितना आयन है, -2 है। अब सभी अब यहाँ पे क्या है, इसको निकालना बहुत सिंपल है कि कितना इसमें है, कितना इसका फ्रैक्शन है, बहुत सिंपल है। इसको क्या करते हैं, नेट चार्ज होता है 0 होता है, ठीक। इस पूरे का नेट चार्ज मिलाएंगे वो 0 होना चाहिए, ओके। नेट चार्ज क्या आता है, 0 आता है, सभी का नेट चार्ज करेंगे तभी ये बैलेंस होगा। ये बैलेंस कैसे होगा, जब इस पर पूरा नेट चार्ज क्या हो 0, तभी क्या हो ये फॉर्म बैलेंस होगा, ओके। तो चलिए अब चार्ज लिखते हैं, तो निकल के लिए लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी x है, इसका कोफिशिएंट कितना x है, x और इस पर चार्ज कितना 2, तो x × 2 हो जाएगा इसका वैल्यू। इसकी वैल्यू लिखना है तो 0.98 माइनस x × 3 हो जाएगा, इस पर चार्ज कितना 3 है। ऑक्सीजन लिखना है तो ये क्या है 1 है यहाँ पे, तो क्या होगा -2 × 1 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 0, ओके। ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी 2x, ये क्या 0.9 × 3 हो जाएगा कितना 2.96 होगा, और -3x हो जाएगा, ओके। इसकी वैल्यू 0.98 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2.96 आएगा, इसके इससे इंटू करेंगे
तो -3x आ जाएगा, प्लस सॉरी माइनस है -2 तो -2 हो जाएगा। ओके, -2 × 1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इक्वल 0। ठीक, अब देखिए -2 है, आगे 2.96 है, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 0.96 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, इसको घटाएंगे 0.96 होगा, ये कितना है -3x है, ये कितना है 2x है, तो इसको घटाएंगे तो -x होगा, इसको इस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा +x, तो x बार कितना आ जाएगा 0.96, तो x की वैल्यू कितना है 0.96, तो आंसर क्या होगा बी। इसका एक ट्रिक मैं बताता हूँ, इसको करने का सिंपल सा ट्रिक ये है। ठीक, तो सिंपल सा ट्रिक बस यही है, यदि इस फॉर्म में दिया है ठीक, तो उसमें 2 आप माइनस कर दीजिए, इसका आपका आंसर ये होगा। तो ये 0.98 है, उसमें 2 आप घटा दीजिए, 100% आपका आंसर सही होगा। ठीक, ये क्या है, जो आयन है इसमें 1 की चेंजिंग आ रही है, दोनों आयन में 1 की चेंजिंग आ रही है, तो इसमें बस 2 घटा दीजिए, तो हमेशा आपको यही 1 की आयन की चेंज होगा। जैसे आयरन है, आयरन क्या है 2+ से कितने में चेंज हो जाएगा, आयरन 3+ में चेंज होगा, तो इसकी वैल्यू भी यही सेम आएगी, इसकी वैल्यू भी कितना आएगी 0.96 ही आएगी। और तो जब भी आयन में चेंजिंग 1 का होगा, बस इसमें 2 आप घटा दीजिए, आपका आंसर यही होगा। तो इसी के आसपास, इसके आसपास कोई आंसर भी नहीं दिख रहा है 0.96 के आसपास। ओके, आंसर यही हो जाएगा, इसमें 2 आप घटा दीजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। इधर ही हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं।